अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ वहशत। इसकी राइटर है आयशा ईमान। बहुत अच्छा नावल है, तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। ये मंज़र है गालिब चौधरी की हवेली का, जहाँ इस वक्त फ़जर का वक़्त हो रहा था। इस वक्त तकरीबन सभी लोग जागे हुए थे। गालिब साहब की तबीयत से सभी वाकिफ़ थे। इनको लोगों का यूँ देर तक सोना बिल्कुल पसंद ना था। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को दीन के रास्ते पर चलाया। इनके मुताबिक जो इंसान खुदा का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता, और कामयाबी कभी इनका मुकद्दर नहीं बनती। इनकी इसी मेहनत के नतीजा है कि इनके सभी बच्चे बेहद फर्माबरदार हैं, और इनके बच्चों ने कभी इनका सर नहीं झुकने दिया। गालिब चौधरी जद्दी पुश्ती अमीर थे। गालिब चौधरी की शादी इनकी चचाज़ाद सकीना बेगम से हुई थी। इनके सिर्फ दो बेटे थे। बड़ा बेटा हाशिम चौधरी, इनकी शादी गालिब चौधरी के बिजनेस पार्टनर की बेटी जनीम बेगम से हुई थी। इनकी भी दो बेटे थे। बड़ा बेटा सलार चौधरी और इनसे 3 साल छोटा बेटा साद चौधरी। सलार 27 साल का था और साद 24 साल का। इसके बाद गालिब चौधरी के दूसरे बेटे चौधरी शहरियार, इनकी शादी इनकी क्लास फेलो और इमशा से हुई थी। इनकी सिर्फ एक ही बेटी थी, चौधरी फ़जर शहरियार। फ़जर फ़जर बेटा उठ जाएं, आज आपकी यूनिवर्सिटी का फ़र्स्ट डे है। आपको देर हो जाएगी। रिमशा बेगम फ़जर के कमरे में दाखिल हुई और खिड़की पर से पर्दे पीछे किए। सूरज की रोशनी चंद से फ़जर के गुलाबी चेहरे पर पड़ी। इसने कसमसा कर अपनी मिंदी मिंदी आंखें खोलीं। सब्ज़ आंखों पर लंबी और घनी पलकों की बाढ़, सतून नाक, गुलाबी होंठ और तीखे तकिए पर बिखरे इसके घने काले बाल। बेशक वो बेतहाशा खूबसूरत थी। इसकी सब्ज़ आंखें इसको दिल फ़रेब बनाती थी। रिमशा बेगम ने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी और इसकी खुशियों की दुआ की। जल्दी से फ़्रेश होकर नीचे आ जाओ, सब नाश्ते पे वेट कर रहे हैं, फिर शादी के साथ यूनिवर्सिटी भी जाना है। आती हूँ। बाथरूम से फ़जर की आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम। इसने सीढ़ियाँ उतरते हुए सबको सलाम किया और आते ही झट से आगा जान गालिब साहब के पास कुर्सी खींचकर बैठ गई। ब्लैक कमीज शलवार, लंबे खुले बाल, हल्का सा मेकअप, वो नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। सलार ने बेसाख्ता इसकी तरफ नज़र उठाकर देखा। वो इसको बहुत प्यारी लगी। वो बचपन से फ़जर को पसंद करता था, लेकिन ये बात इसने आज तक किसी से ना की, या शायद इसको ज़रूरी ना लगी। खैर, फ़जर के लिए इसके दिल में एक अलग मुकाम था और वो बहुत जल्द ये बात इसको बताने का इरादा रखता था। आखिर को ये इसका हक था। वो अब इसको अब सॉरी आखिर को ये इसका हक था। वो अब सुकून से नाश्ता करने लगा, क्योंकि इसको अब ऑफिस जाना था। आजकल वो एक ज़रूरी केस पर काम कर रहा था। सर, इसके ख़ास बंदे की इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो आज रात 10 बजे के करीब लड़कियां बाहर मुल्क भेज रहे हैं जो उन्होंने अगवा की थी। लाहौर के बहुत से शहरों से लड़कियां गायब हैं और इसमें सबसे बड़ा हाथ मलिक वकार का है। वो हर साल लाखों की तादाद में लड़कियां स्मगल करता है, और इस काम में वो अकेला नहीं है। इसमें इसके साथ एक माफिया गैंग और भी शामिल है। ये दोनों गैंग मिलकर मुल्क के बाहर बाहर के मुल्कों में लड़कियां अगवा करके बेच देते हैं। डीआईजी सर ने ये केस आपको दिया क्योंकि वो लड़कियों के मामले में किसी और पर एतबार नहीं कर सकते। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले ही था। ये कोई छोटा मसला नहीं है। हम आज रात 10 बजे से पहले इनके अड्डे पर पहुंचना होगा। जुनेद, तुम सारी तैयारी मुकम्मल कर लो, बाकी फ़ाइल को देख लो। जी सर। जुनेद जो सलार का पार्टनर बन गया था इस केस को हल करने में। बेशक जुनेद और सलार दोनों बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। इसके जाने के बाद सलार रात के बारे में सोचने लगा। जल्दी उठो फ़जर, देर हो रही है। आज तुम्हारा यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, लेट नहीं हो सकते। ओके ओके। और जल्दी से कुर्सी से उठी, और इस वक्त टेबल पर घर के सारे अफराद मौजूद थे। वो बारी बारी सबसे मिलकर घर में सबसे छोटी इकलौती होने की वजह से वो सबकी बहुत लाडली थी, खासकर आगा जान की। वो सब से बहुत अलग थी। यूँ मान लो कि इसकी एक अलग ही दुनिया थी। इसको अकेले वक्त गुजारना अच्छा लगता था। इसको फालतू की सरगर्मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसका शादी के अलावा कोई दोस्त नहीं था। वो दोनों बहुत लड़ते, लेकिन एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। यही वजह है कि कोई भी इन दोनों की बातों को सीरियस नहीं लेता था। फजर का ऊपर की मंजिल पे एक अलहदा बेडरूम था, पेंटिंग रूम था, जहाँ इसकी बनाई गई बहुत सारी पेंटिंग थी। शादी के बच्चे, आस्ता चलाओ गाड़ी, ये तुम्हारी कार रेस नहीं।
मरवाना है क्या? अगर आज मुझे कुछ हुआ ना, मैं घर जाके आगा जान को तुम्हारी सारी करतूतों बता दूंगी। और सादी, इसने तो अपने कान जैसे सिलाई करवा लिए थे, वो तो कुछ सुन ही नहीं रहा था। और इस वक्त इतनी रश में वो रोड पर कान बंद करके गाड़ी दौड़ा रहा था और फजर मुसलसल आयत कुर्सी का विर्द कर रही थी। इसे लग रहा था कि जैसे आज वो जिंदा नहीं बचेगी। इतनी देर में यूनिवर्सिटी आ गई। फजर ने डर के मारे आंखें बंद की हुई थी। चलो उतरो, आगे तो हमारी मंजिल आ गई। ए सुनो जी, फरमाइए मिस्टर, क्या मसला है? लगता है न्यू आई हो इस लड़की ने इस लड़के के को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। जो ब्लैक फटी हुई जीन्स, इसके ऊपर इसी रंग की टी शर्ट पहने, गले में चेन लटका के कहीं से भी शरीफ घराने का नहीं लग रहा था। इस लड़के ने भी इस का ऊपर से लेकर नीचे तक जायजा लिया। पिंक कपड़ों में बालों का जूड़ा बनाए वो काफ़ी प्यारी थी। इस लड़की का इस लड़के को देखकर हलक तक कड़वा हो गया। इसने बुरा सा मुंह बनाया और जी कर जानने कुड़ जानने लगी। लेकिन जैसे ही इसने एक कदम आगे बढ़ाया, वो लड़का इसके पीछे ही खड़ा था। इसने इसका हाथ पकड़ लिया और बस यहाँ इस लड़की की हिम्मत ख़त्म हुई। इसने मुड़कर एक जोरदार थप्पड़ इस लड़के के मुंह पर मार दिया। इस लड़के की आंखें सुर्ख से इसके गुस्से से आंखें सुर्ख हो गई। आसपास के स्टूडेंट रुककर इनको देखने लगे। मिस्टर, आइंदा के बाद परियाम खान को हाथ लगाने से पहले 1000 दफ़ा सोचना। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ तो जो तुम जैसे आवारा लड़कों से डर जाऊंगी। बेशक वो नडर और बेखौफ थी, खुद की हिफाजत खुद करने वाली। वो किसी के भी जाल में आसानी से नहीं फंसती थी, हमेशा डट कर दूसरों का मुकाबला करती। और इसमें सबसे बड़ा हाथ इसके भाई का था। इसके भाई ने इसे सब कुछ सिखाया था। यूँ कहा जाए कि इसको लड़की की जगह एक लड़के का रूप दिया था, तो ये कहना गलत ना होगा। वो हर शय में माहिर थी और नंबर 1। ये कहकर वो रुकी नहीं थी, बल्कि तेज कदम के साथ आगे अपनी क्लास ढूंढने चली गई। सादी और फजर जो दूर खड़े साथ तमाशा देख रहे थे। आतिफ के करीब आए फजर तो चुप थी, क्योंकि वो इस आदमी को जानती नहीं थी। जबकि सादी आग लगाने से बाज न आया। छी छी, मलिक आतिफ को एक छोटी सी लड़की यूँ बीच रास्ते में सबके सामने थप्पड़ मार कर चलेगी। बहुत अफसोस हुआ, ऐसा कि वो भी रुका नहीं था। फजर का हाथ पकड़ कर निकल गया और आतिफ वो लाल अंगार आंखों से इन दोनों की पुश्त को घूर रहा था। तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक से बदला लूंगा। आतिफ ने अपने साथ वाली दीवार पे जोर से मुक्का मारा और इसके हाथ से खून की एक तेज धार निकलने लगी। पर परवाह किसे थी? ये तुम्हारी क्लास है फजर? सादी फजर को इसकी क्लास में छोड़कर अपनी क्लास की तरफ चला गया। वो बिजनेस क्लास के लास्ट ईयर में था। हेलो सादी, कैसे हो? सादी तेज़ कदमों से चलकर अपनी क्लास में जा रहा था। इसको पीछे से एक लड़की की आवाज़ है। इसके चलते कदम रुक गए। इसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे एक पतली लंबी सी लड़की लाल कलर के टॉप में एक मॉडर्न सी लड़की थी। वो देखने में काफ़ी बोल्ड थी और अमीर भी। लैला, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आज बहुत जल्दी में हो? लैला ने सादी के साथ साथ चलते हुए पूछा। हाँ, वो फजर ने भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है ना, तो इस वजह से आज थोड़ा लेट हो गए। इसको अभी क्लास में छोड़कर आया हूँ। सादी ने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए इसको जवाब दिया। लैला फजर के नाम पर एकदम चूक गई थी। कौन फजर? फजर मेरी चाचू की बेटी है। अच्छा, आज से वो हमारे साथ होगी? लैला ने बेजारियत से सवाल किया। मेरी कज़न है तो मेरे साथ ही होगी ना। सादी ने इसकी बेजारियत को किसी खाते में ना लाते हुए जवाब दिया। इस बात पर लैला का मुंह बन गया। वो दोनों जल्दी जल्दी अपनी क्लास में पहुंच गए। ये एक कमरे का मंजर था। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। ये कमरा आम कमरों की तरह नहीं था, ये ख़ास तर्ज पर बनाया गया था। इसकी हर चीज़ ब्लैक और ग्रे इम्तजाज की थी। खिड़की पर ग्रे काले रंग के भारी पर्दे। इस कमरे की एक दीवार पर पूरी शीशे की बनी हुई थी, जहां से बाहर का सारा नज़ारा होता था। ज़्यादातर इस खिड़की पर पर्दे गिरे रहते। कमरे के बीचों बीच एक जहाज़ी साइज़ का बेड रखा गया था। बेड के ऊपर दीवार पर एक पेंटिंग लगी हुई थी, जहां एक शेर जहाराना तरीके से एक हिरन का शिकार कर रहा था। देखने में इंतहाई खौफनाक लग रहा था। इसके सामने वाली दीवार पर तरह तरह के हथियार लटके हुए थे। ये कमरा देखने में किसी भी लिहाज से एक मामूली इंसान का नहीं लगता था, और बेशक वो किसी मामूली इंसान का था भी नहीं। इस कमरे की एक साइड पर सोफ़ा था और सोफ़े के सामने टेबल पर अल्कोहल की बोतलें रखी गई थी। और इस अंधेरे में एक शख्स कतरा कतरा वो हराम महलूल अपने अंदर उंडेल रहा था। इसकी नीली आंखें इस वक्त सुर्खी माइल थीं। शायद वो अपनी वहशत को अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहा था। इसकी नीली आंखें किसी को भी अपने सहर में जकड़ सकती थी। बेशक वो बेइंतहा खूबसूरत था, पर इसकी ज़िंदगी इतनी ही खौफनाक और अंधेरी थी। इसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था कोई भी नहीं जान सकता था। वो बिल्कुल परफेक्ट था। इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, वो थी दिल की कमी। इसकी दिल की जगह पत्थर फिट था। इसे किसी का दर्द महसूस नहीं होता था। इसी वजह से दुनिया इसे हार्टलेस के नाम से जानती थी।
इस वक़्त रात के 9 बज रहे थे। सुनसान सड़क पर पुलिस मोबाइल में एएसपी सलार चौधरी और इसके साथ इंस्पेक्टर जुनैद कश्मीर के लिए रवाना थे, जहां 10 बजे के करीब लड़कियों का सौदा होने वाला था। वो जल्द से जल्द वहां पहुंच जाना चाहते थे। सलार इस वक्त फुल वर्दी में था। वर्दी इस पर काफ़ी सूट करती थी। बेशक वो बहुत हैंडसम था। 15 मिनट बाद वो इस जगह पर मौजूद था जिस जगह की उन्होंने लोकेशन निकाली थी। वो जगह शहर से काफ़ी दूर खंडरात में थी, जहाँ लोगों का पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल था, जहाँ लोगों का आना जाना नहीं था। शायद इसी वजह से वो लोग यहाँ अपना काम करते थे। ये जगह ज़्यादा लोगों की नज़रों में नहीं थी। सलार ने गाड़ी इस जगह से कुछ फासले पर झाड़ियों के पीछे खड़ी की। अब वो दोनों अलर्ट होकर बड़ी होशियारी से आगे बढ़ रहे थे। तुम यहाँ से जाओ, मैं बैक साइड से जाता हूँ। सलार ने जुनैद को अगली तरफ से इस घर के अंदर दाखिल होने को कहा। वो दोनों ब्लूटूथ के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट थे। जुनैद बड़ी होशियारी से छुप छुपा कर इस घर के अंदर दाखिल हो गया। वो जगह अंदर से काफ़ी गंदी थी, जगह जगह मकड़ी के जाले थे। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद जुनैद ने जो देखा, इसको अपनी आंखों पर यकीन आया। सामने तकरीबन 10 से 12 लोग मरे पड़े थे। इनके दिलों को छुरियों से काटा गया था और वहाँ एक भी लड़की नहीं थी। सब लड़कियाँ वहाँ से गायब थी। जुनैद ने जल्दी से सलार को इसकी इतला दी। सलार भी ये सब देखकर हैरान रह गया था। आखिर कौन था जो इनके आने से पहले ही इन सब का सफाया कर चुका था। जुनैद पुलिस फोर्स को बुलाकर इन सब लाशों को इनके ठिकाने पर पहुंचाओ। सलार ने जुनैद को इन लाशों को यहाँ से उठाने का कहा। सलार बहुत परेशान हो चुका था। अब ये केस पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया था। आखिर ये तीसरा बंदा कौन था जो इनकी मदद कर रहा था, या फिर इस सब के पीछे इसका अपना कोई मकसद था। अब इसके जहन में यही सब बातें चल रही थीं। सलार रात के 2 बजे कश्मीर से घर पहुंचा था। घर में सबको पता था कि केस के सिलसिले में वो रात को लेट घर वापस आता था और कभी कभार आता ही नहीं था, इसलिए इसको घर की कोई परेशानी नहीं थी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, इसको किचन की लाइट ऑन नज़र आई। वो पानी पीने की गर्ज से किचन में दाखिल हुआ। सामने ही वो नाजुक परी रात के 2 बजे टेबल पर बैठ के नूडल्स खाने में मसरूफ़ थी। वो कितनी ही देर खड़ा इस अप्सरा को देखता रहा। एक अजीब से एहसास के तहत इसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे सलार को खड़ा देखकर इसके चेहरे के रंग उड़ गए। वो एकदम से खड़ी हो गई। आपको कुछ चाहिए? इसने डरते डरते सलार से पूछा, और वो तो जैसे इसकी आंखों में खोसा गया था। और इस वक्त नाइट सूट पहने खुले बालों में कोई अप्सरा लग रही थी। खिड़की से आती रोशनी, चांद की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो इसे और खूबसूरत बना रही थी। नहीं, मैं बस पानी पीने आया था। सलार इसकी आवाज़ से ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। सलार जैसे ही फ्रिज से पानी निकालने के लिए मुड़ा, वो किसी जिन की तरह वहाँ से नूडल्स लेकर गायब हो गई। और सलार इसकी फुर्ती देखते सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया और इसके बारे में सोचने लगा। कितनी मासूम थी ना वो, बिल्कुल साफ शफाफ। इसने दिल से इसके साथ की दुआ मांगी और सोने चला गया, क्योंकि सुबह इसको जल्दी ऑफिस पहुंचना था। भैया 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 कहाँ हो आप? वो पूरे घर में भागकर अपने भैया को तलाश कर रही थी, और वो था जो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार वो किचन में गई और नसरीन खाला से पूछा कि अरसम कहाँ है। उन्होंने बताया कि वो जिम रूम में है। उफ, एक तो भाई भी ना हर वक्त वर्कआउट में बिजी होते हैं। वो भागकर सीढ़ियाँ चढ़कर अरसम के जिम रूम में चली गई, जहाँ वो ट्रेडमिल पर दौड़ने में मसरूफ़ था। इसके साथ वाली टेबल पर जूस का गिलास पड़ा था। भाई, आप यहाँ हो? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अरे मेरी गुड़िया, कोई काम था? परियाम को देखकर इसके चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट बिखर गई। वो इसकी बहन ही नहीं बल्कि इसकी बेटी भी थी। इसने परियाम को बिल्कुल अपने बच्चों जैसा प्यार दिया था। वो 19 साल का था जब इसकी माँ और बाप को किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। अरसम खान बिल्कुल टूट कर रह गया था। इनका कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि इसकी माँ और इसका बाप दोनों इकलौते थे। ऐसे मुश्किल वक्त में इसने बहुत हिम्मत से खुद को संभाला था, और अपनी बहन को भी इसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके बाप का बिजनेस में नुकसान होता चला गया, लेकिन इन 5 सालों में अरसम ने इसको आसमान की बुलंदी में पहुँचा दिया था। टॉप बिजनेस मैन में इसका नाम आता था। लड़कियाँ इसका साथ चाहती थी, लेकिन इसने कभी किसी को इतनी अहमियत ना दी और इससे बात कर सके। अब क्या कोई काम होगा तो मैं आपके पास आऊँगी, इसने मुंह बनाकर लाड से कहा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरसम एकदम से परेशान हो गया, कहीं इसकी जान से प्यारी बहन इससे नाराज़ ही ना हो जाए। अच्छा मेरे प्यारे भैया, मुझे शॉपिंग पर चलना है। आपको पता है ना, मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है। परियाम ने जोर से बताया। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं 5 बजे तक घर आ जाऊँगा, फिर हम डिनर बाहर ही करेंगे। इसने प्यार से परियाम की पेशानी पर अपने लब रखे। अच्छा चलें, अभी मिलकर लंच करते हैं। परियाम इसका हाथ पकड़कर नीचे ले गई।
ये एक कमरे का मंज़र है जहाँ एक आदमी कुर्सी पर रस्सी से बंधा बंधा गया था। इसके सर पर एक गरम वैक्स की बाल्टी भरी लटकी हुई थी, जहाँ से कतरा-कतरा वैक्स जिल्द में जज़ब होकर से ज़ियत की गहराइयों में ले गई थी। इसके ठीक सामने वही नीली आँखों वाला लड़का ब्लैक कलर की हुडी पहने, जिसकी बैक साइड पर बड़ा-बड़ा एमके लिखा हुआ था, आराम सुकून से बैठा सिगरेट का धुआँ उड़ा रहा था। इसकी आँखें सुर्खी माइल थीं और वो इस वक़्त इश्तियाल अंगेज़ था और अपने अंदर की वहशत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। इस आदमी की दिलखरेश चीखें इसको सुरूर बख्श रही थीं और वो चीखों का आदी था। इसको ये चीखें मज़ा देती थीं। फिर एकदम से वो उठा और इस आदमी की कुर्सी को खींचकर वैक्स के नीचे से हटा दिया और साइड टेबल से एक हथौड़ा उठाया और इस आदमी के सामने एक कुर्सी रखकर बैठ गया। हथौड़े को देखकर इस आदमी की आंखें हैरानगी से उबल कर बाहर आ गईं। अब बता, मलिक वक़ार कहाँ रहता है? इसकी कौन सी ऐसी खुफिया जगह है और इसका ख़ास बंदा कौन है? एमके ने इस आदमी की आंखों में अपनी वहशतज़दा आंखें गाड़कर पूछा, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कभी इसका चेहरा नहीं देखा। वो आदमी डर और खौफ की वजह से कुछ बता ही नहीं पा रहा था और इसके इनकार पर एमके ने इस आदमी का हाथ पकड़ा और इसकी उंगलियों पर पे दर पे हथौड़ों से वार किए। इस आदमी की दिलखरेश चीखों से पूरा रूम हिल चुका था। ये एमके का रूम था जहां वो लोगों को टॉर्च करता था और इसके बाद एमके ने इस आदमी पर गोली चलाई और वो मौत के घाट उतर गया। यहाँ फजर रिमशा बेगम के कमरे में दाखिल हुई, जहां वो सुकून से नमाज़ें पढ़ने में मशगूल थी। वो आराम से जाकर कुर्सी पर बैठकर अपनी माँ को इबादत करते हुए देखने लगी। रिमशा बेगम बहुत इबादत गुजार खातून थी। फजर हमेशा अपनी माँ जैसा बनना चाहती थी। उन्होंने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा था। अगर इनके साथ कोई बुरा करता भी तो वो सब्र और शुक्र से काम लेती। रिमशा बेगम ने दुआ मांगकर कुछ आयतों का विर्द करके फजर पर फूंका ताकि इसको किसी की नज़र ना लगे। रिमशा बेगम मुस्कुरा उठी और फजर के पास आकर बैठ गई। जी मेरा बेटा, क्या बात है? उन्होंने बहुत प्यार से फजर के बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। मामा, मुझे वो यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ड्रेसेस लेनी हैं तो मैं शॉपिंग पर चली जाऊं? फजर ने इनकी गोद में सर रखते हुए कहा और रिमशा बेगम इसके बालों में हाथ फेरने लग गई। हाँ बेटा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, तुम सादी के साथ चली जाओ, उन्होंने प्यार से इसे इजाज़त देते हुए कहा। वो इसने सादी से पूछ लिया था। सादी इस वक्त अपने दोस्तों के साथ था। इसने कहा था कि वो शाम को रेडी रहे, फिर वो लोग शॉपिंग पर चलेंगे और अब वो इत्मीनान से अपने कमरे में फ़्रेश होने के लिए चली गई थी। इस वक्त अरसम और परियाम दोनों शॉपिंग के बाद रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे, क्योंकि इसने परियाम से वादा किया था कि वो इसको शॉपिंग पर लाएगा और खाना भी खिलाएगा। परियाम तो कब से शॉपिंग करके थक ही नहीं रही थी, जबकि अरसम की अब बस हो चुकी थी। वो कब से परियाम को कहे जा रहा था कि वो जल्दी करे, इससे भूख लग रही है, और वो बस एक मिनट भाई कही जा रही थी। फिर इतनी देर बाद जाकर परियाम की शॉपिंग ख़त्म हुई। परियाम आज अरसम को सही तंग करने के मूड में थी, लेकिन अरसम का चेहरा देखकर इसको हंसी आ रही थी। उफ अरसम भाई, आपकी बीवी को क्या हो गया है? इसको भी शॉपिंग नहीं करवाएंगे क्या? परियाम ने हंसते हुए अरसम से कहा, जी नहीं, मेरी बीवी बहुत मासूम होगी, वो अपने शोहर को ऐसे ख्वार नहीं करेगी। अरसम ने परियाम के सर पर चित्त लगाते हुए कहा। ऐसे ही बातें करते करते और लोग रेस्टोरेंट में आ गए। फिर खाना खाकर अब अरसम ने परियाम को गाड़ी में बैठने के लिए बोला और ख़ुद बिल देने चला गया। अरसम जैसे ही बिल देकर बाहर निकलने लगा, सामने से सादी के साथ आती फजर के साथ इसकी ज़ोरदार टक्कर हुई और अरसम का क्रेडिट कार्ड छूटकर नीचे गिर पड़ा। फजर जैसे ही कार उठाने के लिए नीचे झुकी, इसी वक्त अरसम भी झुका और एक बार फिर दोनों की एक दूसरे से टक्कर होगी। जब फजर का सर अरसम के सर के साथ लगा, इसका सर एकदम घूम गया था। फजर ने जल्दी से एक्सक्यूज़ करके अरसम को कार्ड पकड़ा दी और अरसम तो इसकी सब्ज़ आंखों में खो सा गया था। सब्ज़ आंखों पर घनी पलके, गुलाबी होंठ और काले लंबे बाल, वो जादूगरनी थी। एक ही मिनट में इस पर सहर फूंक गई थी। फजर सादी का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ गई और अरसम ने दूर से बेसाख्ता इन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ देखा। इसके दिल ने शिद्दत से इस हाथ को पकड़ने की ख्वाहिश की। फिर वह सर झटक कर मुस्कुराता हुआ परियाम के पास चला गया। रात को 9 बजे फजर और सादी घर वापस आए। फजर तो आते ही मामा के रूम में चली गई कपड़े दिखाने, और सादी तो इतना थका हुआ था कि झट से अपने रूम में भाग गया। और फजर ने 1 घंटा लगा के अपनी माँ को सारे कपड़े दिखाए और फिर अपने रूम में जाकर सोने की तैयारी करने लगी, क्योंकि इसे सुबह यूनिवर्सिटी जाना था। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। परियाम और अरसम भी घर पहुँच गए थे। रात बहुत हो गई थी। परियाम तो आते ही सो गई। अरसम की रात को किसी
फॉरेनर्स कंट्री के लोगों से मीटिंग थी और वो अभी मीटिंग से फारिग हुआ था। अलमारी से अपना रात का ट्राउज़र शर्ट लेकर वो फ्रेश होने चला गया। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर निकला और बेड पर आकर लेट गया। इसने जैसे ही आंखें बंद की तो छन से वो सब्ज़ आंखें इसके ज़हन के पर्दों पर लहराईं। इसने जड़ से आंखें खोली। वो नाजुक सा सरापा कितनी दिलकश थी वो। इसने अपने जहन को झटका और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसके जहन में बार-बार वो सब्ज़ आँखें आ रही थी। आखिर क्यों वो इसे इतनी याद आ रही थी? क्यों इसे देखने के लिए इसका दिल मचल रहा था? वो इसकी हवासों पर सवार हो गई थी। आज तक इसने बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ देखी थी, लेकिन इसके दिल में कभी किसी के लिए ऐसे जज़्बात नहीं हुए थे। वो बस एक अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। वो अपने दिल को समझाते हुए बोला, नहीं, ये मोहब्बत है। इसके दिल से आवाज़ आई, आह! मोहब्बत, कैसी मोहब्बत? मीर अरसम खान मोहब्बत के लिए नहीं बना, मोहब्बत मेरे लिए नहीं। मैं कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। और ये सब सोचते हुए एकदम से इसकी आंखों में खून उतर आया था और ये खूबसूरत एहसास पल में वहशत में बदल गया था और वो उठा और अपने सीक्रेट रूम में चला गया। अब सारी रात इसकी आंखों में कटनी थी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। कोई नहीं जानता था कि आगे का तूफान आने वाला है और ये वहशत किस किस की ज़िंदगी को तबाह करेगी। मलिक आतिफ इस वक्त अपने फ्लैट में बैठा शराब पिए जा रहा था। मुसलसल इसे शराब ने अंदर से इसके फेफड़े बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे और इसे वहशी बना दिया था। मलिक आतिफ मलिक वक़ार ज़मान का बेटा था, हर बुरे काम में मुलव्विस था। साथ में इसका बेटा भी इसका पूरा साथ देता। आतिफ इस दिन के वाक़े के बाद इसका बेटा भी इसका पूरा साथ देता। आतिफ इस दिन के वाक़ये के बारे में सोच ही जा रहा था। इस दिन परियाम के थप्पड़ वाली हरकत ने आतिफ को जलाकर राख कर दिया था और बदले की आड़ में वो किसी भी हद से गुजर सकता था। इस दिन परी ने यूं सबके सामने इसको थप्पड़ मार कर इसकी इज़्ज़त को खाक में मिला दिया था। और सादी से तो आतिफ शुरू से ही नफरत करता था। साद यूनिवर्सिटी का सबसे गुड लुकिंग लड़का था। लड़कियां मरती थी इस पर, वो हर चीज़ में आगे था। यूनिवर्सिटी में कई बार कार रेस हुई जिसमें हर बार सादी ही जीता था। वो हर काम में आतिफ से आगे था और ये बात आतिफ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो किसी को खुद से ऊपर नहीं देख सकता था और अब परी और सादी से बदला लेना इसकी जिद बन चुकी थी। सर, मैं आई। परी ने क्लास का डोर नॉक करके पूछा। आज वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। रात को अरसम के साथ घूमने के चक्कर में वो इतना थक गई थी कि इसे से सुबह उठा ही ना गया। अब वो जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंची थी। सर ने इससे अंदर आने की इजाज़त दे दी और थोड़ा सा डांटा भी कि ये कौन सा वक्त है यूनिवर्सिटी आने का। आज इसका दूसरा दिन था और वो इतनी लापरवाही दिखा रही थी। इसने जल्दी से सर से एक्सक्यूज़ किया और सारी क्लास में नज़र दौड़ाई। सिर्फ फजर के साथ जगह खाली थी। वो जल्दी से जाकर फजर के साथ बैठ गई। परी बहुत ज़्यादा बोलती थी। यूनिवर्सिटी में इसकी कोई फ्रेंड नहीं थी। इसको पहले ही दिन से चुपचाप मासूम सी फजर बहुत पसंद आई थी और परी ने बातें करके इसका सर खा लिया था। फजर की भी कोई दोस्त नहीं थी तो इसको भी परियाम से मिलकर बहुत खुशी हुई। परियाम ने एक सेकंड में फजर के पूरे घर वालों के बारे में जान लिया था। चलो अब कुछ खाने चलते हैं। जल्दी के चक्कर में मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। परियाम क्यूट सा मुंह बनाकर बोली कि फजर को हंसी आ गई और तर्स भी। सुबह से लगातार 3 क्लासेस लेकर वो खुद भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो दोनों कैफेटेरिया चली गई। उन्होंने बर्गर और कॉफ़ी ऑर्डर की। बर्गर तो फजर को बहुत ज़्यादा पसंद था। परियाम तो दीवानी थी। वो दोनों ने अपने खाने के साथ लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी कि एकदम से सादी और लैला इनके साथ वाली कुर्सियों पर बैठ गई। सादी ने तो बैठते ही फजर से बर्गर छीन कर खाना शुरू कर दिया। सादी के बच्चे, तुम कब आए? मेरा बर्गर वापस करो। फजर ने सादी से बर्गर लेते हुए कहा, लेकिन सादी ने तो इस बर्गर को 2 बाइट्स में ख़त्म कर लिया था। फजर का तो मुंह रोने वाला हो गया था। परियाम तो हक्का बक्का इस आदमी को देख रही थी जो इन पर अजाब बनकर नाजिल हुआ था। अच्छा मेरी जान, नाराज़ क्यों हो रही हो? मंगवा देता हूँ। सादी ने फजर के गाल पर चुटकी भरते हुए कहा। लैला तो मुँह बनाकर बैठी हुई थी। इसको सादी का किसी के साथ ऐसे फ्री होना अच्छा नहीं लगता था। ये कार्टून कौन है? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? परियाम मैं एकदम से सवाल पूछा। अरे नहीं, अभी फजर कुछ बोलती कि शादी बीच में ही शुरू हो गया था। बहन कुछ खुदा का खौफ करे, मैं और इसका बॉयफ्रेंड, तौबा तौबा नाउज़बिल्ला, इतनी बुरी पर्सनैलिटी भी नहीं है मेरी। शादी ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। ओ हेलो कार्टून, मेरी दोस्त तुमसे 1000 दर्जे प्यारी है। परियाम भी नाक चढ़ाकर बोली। परी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि वो इसके दोस्त को ऐसे बोल रहा था। अच्छा बस परी, ये है मेरा कज़न साद चौधरी। सादी और सादी ये मेरी न्यू दोस्त परियाम खान। फजर ने इन दोनों का तारुफ करवाया। वो दोनों एक दूसरे
अच्छे से हाथ मिलाया और लैला तो ये देखकर जल भुन गई और इसको अपना आप अजीब सा फील हो रहा था, तो वो उठकर चली गई। इसको क्या हुआ? परी ने लैला की तरफ इशारा करते हुए पूछा। इसको होता रहता है, जाने दो। सादी खुद लैला की इन हरकतों से तंग आ चुका था। फिर वो तीनों बैठकर बातें करने लगे एक साथ। इनका टाइम काफ़ी अच्छा गुजरा था। इस वक्त लोन में सभी अफराद मौजूद थे। शाम का वक़्त हो रहा था। सभी मर्द हजरात ऑफिस से वापस आ चुके थे। सिर्फ सलार अभी तक घर नहीं आया था और इसके आने का कोई वक़्त भी नहीं था। इसका जब काम होता वो तब आता था। फजर अपनी बिल्ली के साथ खेल रही थी। बाकी सब बैठे चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। एकदम किसी के दिल में खराश चीखी आई। सबके दिल एकदम किसी की दिल खराश चीख आई। सबके दिल दहल गए। उन्होंने बेसाख्ता फजर की तरफ देखा जो आंखें बंद किए चलाई जा रही थी, क्योंकि सादी ने इसके आगे का आक्रोश फेंका था। अब लोन का माहौल ये था कि सादी आगे आगे और फजर इसके पीछे पीछे भाग रही थी। सादी के बच्चे एक दफ़ा मेरे हाथ लग जाओ, फजर ने सादी के पीछे भागते हुए कहा और सादी भागते हुए मुसलसल हंसे जा रहा था और बाकी सब भी इनकी नोक झोंक देख कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और वो अभी सादी के पीछे भाग रही थी। दरवाजे से दाखिल होते सलार से बुरी तरह टकराई और धड़म से नीचे गिर गई। ये देख कर के सब इसकी तरफ भागे। एक तो वो इतनी नाजुक थी और लाडली भी कि किसी से इसकी कोई छोटी सी तकलीफ भी नहीं देखी जाती थी। और सलार तो इसका तो दिल ही रुक गया था। फजर की आंखों में आंसू आ गए थे। इसका सर घूम रहा था। वो ऐसे उठने लगी लेकिन इसकी हिम्मत ना हुई। सलार ने इसको गोद में उठा लिया और इससे लेकर इसके रूम में चला गया। बाकी सब भी इसके पीछे ही थे। इसके पाँव में मोच आ गई थी जो सलार ने बरवक्त ठीक कर ली थी। सब एकदम परेशान हो गए थे और अब मामा इसको मुसलसल डांट रही थी और इसको देख कर चलना चाहिए था। वो सोचे समझे बगैर काम करती। इसको ऐसे भागना नहीं चाहिए था और सलार इनको कब से समझा रहा था कि परेशानी वाली बात नहीं है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। और पेन किलर खाकर फजर अब गहरी नींद सो गई थी। रिमशा बेगम इसके ऊपर कंफर्ट दुरुस्त करती और लाइट ऑफ करके अपने कमरे में चली गई थी। और अब सादी की शामत थी। इसको सब ने बारी बारी मिलकर डांटा क्योंकि गलती इसकी थी और सादी एक ही बात कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सबको वही अच्छी लगती है कहकर मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चला गया। मलिक वकार इस वक्त कमरे की सारी चीज़ों को तहस नहस करने में मसरूफ़ था। इस वक्त इस कमरे की हालत बिल्कुल कचरे जैसी थी। सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, औजार टूटे हुए थे, ज़मीन पर पड़े हुए थे। कैसे वो आखिर कैसे मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, कैसे मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है। पहले वो लड़कियां बाहर नहीं पहुंची और अब मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। आखिर कौन है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है? ये ASP तो नहीं हो सकता, वो मेरा इतना नुकसान नहीं कर सकता। ये तीसरा बंदा कौन है जो छुप कर वार कर रहा है? मलिक वकार अपने ख़ास बंदे पर चलाए जा रहा था। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, आखिर तुम लोग पैसे किस चीज़ के लेते हो? वकार का बस नहीं चल रहा था, वो सबको ही जला दे। अब इसको खुद ही कुछ करना था। आखिरकार वो तीसरा बंदा कौन है? जल्द से जल्द इसका पता कराओ। वकार ने अपने ख़ास बंदे को हुक्म दिया और वो बाहर की तरफ जी सर कह कर चला गया। और मलिक वकार को पता था कि वो इस बार कभी कोई सुराग नहीं ला पाएंगे। वो इस वक्त अंगारों पर लूट रहा था। सलार इस वक्त तो वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला था। वो टॉवल से अपने बाल सुखा रहा था कि आस्ता सा चलते ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ। आस्ता से इसने अपने हाथ टेबल पर रखे और आगे झुककर वो खुद को गौर से शीशे में देखने लगा। शैत रंग आंखें, बुरे बाल, सतून नाक, हल्की हल्की दाढ़ी और घनी मूछें, वो वजाहत का शिकार था। इसको खुद में कोई कमी नज़र नहीं आई। वो था इतना खूबसूरत, क्या फजर मुझसे शादी के लिए राज़ी हो जाएगी? ऐसे बहुत से सवाल थे। सलार की आंखों में वो मुस्कुरा रहा था। फजर को याद करके वो कैसे डर जाती थी। सलार को देखकर और इसका डरा सहमा हुआ चेहरा देखकर सलार को बहुत मज़ा आता था और प्यार भी, लेकिन वो इस पर अभी कोई हक नहीं रखता था। इसलिए इसने सोच लिए थे कि वो कल आगा जान से बात करेगा अपने और फजर के रिश्ते के बारे में। वो फजर को सलार के नाम कर दे और इससे पूरा यकीन था कि किसी को भी इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं होगा। बस इसको फजर की तरफ से थोड़ी टेंशन थी, लेकिन ऐसी कोई वजह ना थी जिस वजह से फजर सलार से शादी से इनकार कर दी, जिस वजह से वो रिलैक्स था। वो इसी को सोच कर मुस्कुराया जा रहा था। फिर आस्ता से वो चलता हुआ बेडरूम तक आया और आराम से लेट गया। फजर को सोचते सोचते वो कब नींद की वादी में उतर गया, इससे पता ही ना चला। फजर सुबह जल्दी उठ गई थी। अब भी फजर की अजानी हो रही थी और ऐसे लेटे लेटे छत को घूरे जा रही थी। फिर अचानक से वो सीन याद आ गया जब गिरने की वजह से वो उठ नहीं पा रही थी और सलार ने इसे अपनी बाहों में उठाया था। ये सोचकर एकदम से इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। शर्मा के इसने अपना मुंह ब्लैंकेट में छुपा लिया। फिर वो जल्दी से उठी और नमाज के लिए वुज़ू बनाने लगी। वो
चल पा रही थी, अब इसको दर्द भी नहीं हो रहा था। आज छुट्टी का दिन था, तकरीबन सभी घर पर मौजूद है। आज तो सलार भी घर पर ही था, तो सादी तो सो रहा था क्योंकि वो रात देर तक जागा था, इसलिए वो होश व हवास से बेगाना नींद के मज़े ले रहा था। सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। फजर आस्ता से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई, सबको सलाम करके आगा जान के पास बैठ गई। फजर बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप चल पा रही हो? दर्द तो नहीं हो रहा? वो परेशानी से पूछ रहे थे। सब फजर की तरफ मतवज्जो हुए। जी आगा जान, अब मैं बेहतर हूँ, इसने मुस्कुराते हुए कहा। सबकी जान में जान आई। ताई अम्मी सादी कहाँ है? फजर ने ब्रेड का स्लाइस मुंह में डालते हुए जनीम बेगम से पूछा। बेटा वो तो सो रहा है, रात लेट घर आया था। फजर से बात करते हुए इनके लहजे में बेपना मिठास थी। ओह अच्छा। फजर भी मुस्कुराकर नाश्ता करने लगी। वो नाश्ता करते करते चोर निगाहों से सलार को देखे जा रही थी। वो ट्रैक सूट में काफ़ी प्यारा लग रहा था और सलार ने इसकी निगाहों को खुद पर महसूस कर लिया था। इसने एकदम से सर उठाया। फजर आगे पीछे देखने लगी। इसका मासूमाना अंदाज देखकर सलार के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई और फिर वो चुपचाप नाश्ता करने लगा। इसको शाम में दोबारा ऑफिस से जाना था। परियाम किचन में खड़ी इस वक्त खाना बना रही थी। नसरीन खाला ने इसको बोला भी था कि वो खुद बना लेगी, लेकिन इसकी ज़िद थी कि वो अरसम के लिए खुद खाना बनाएगी। आज इसकी यूनिवर्सिटी की भी छुट्टी थी। इसने पूरे 3 घंटे लगाकर आज पहली दफ़ा बिरयानी बनाई थी और अब वो खड़ी सलाद काट रही थी। सलाद काटने के बाद इसने टेबल को सजाया। आज इसने अपने भाई के लिए पहली दफ़ा खाना बनाया था। अब वो थोड़ी सर धज तो बनती ही थी। सारी तैयारी ख़त्म करने के बाद वो तैयार होकर नीचे आई क्योंकि अरसम के आने का वक्त हो गया था। वो दरवाजे पास खड़ी अरसम का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि इसको गाड़ी की आवाज़ आ गई थी और इसी वक्त अरसम भी घर में एंटर हुआ। अपनी गुड़िया को ऐसे तैयार देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। इसको लगा था कि अब वो कहीं जाने की ज़िद करेगी। क्या मेरी गुड़िया ने कहीं जाना है? इसने आगे आते इसकी पेशानी पर लब रखते हुए पूछा। नहीं भाई, आपके लिए एक सरप्राइज़ है, परी ने चखते हुए कहा। इसने अब अरसम की आंखों पर एक काली पट्टी बांधी थी और अब वो इसको लेकर डाइनिंग टेबल के पास पहुंची और इसने एकदम से अरसम की आंखों से पट्टी हटा दी। भाई देखें, मैंने आपके लिए आज पहली दफ़ा खाना बनाया है, वो भी अपने हाथों से। परी ने चखते हुए अरसम को बताया और अरसम अपनी बहन की छोटी छोटी बातें देखकर खुश होता रहता था। परी ने जल्दी से अरसम के लिए कुर्सी खींची और इसको ज़बरदस्ती हाथों से पकड़कर इस पर बैठाया। अरसम काफ़ी खुश था। इसकी बहन ने आज पहली दफ़ा इसके लिए खाना बनाया था। फिर परी ने इसे खूब अपने हाथों से बिरयानी प्लेट में डाल कर दी और इसके मुँह में चम्मच भर कर डाला। आज परी ने पहली दफ़ा खाना बनाया था, लेकिन खाना बेहद लजीज बना था। फिर दोनों बहन भाइयों ने मिलकर खाना खाया। वो लोग खुश थे। इनकी ज़िंदगी मुकम्मल थी। इनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन इनके दिलों में माँ बाप की आज भी कमी थी। वो दोनों रोज़ अपनी अपनी जगह अपने माँ बाप को याद करके दुखी होते, लेकिन वो दोनों बहन भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। वो दोनों एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत करते थे क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अरसम तो अपनी बहन के लिए अपनी जान दे सकता था और किसी की जान ले भी सकता था। खाना खाने के बाद दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की और अब दोनों अब बेइंतहा थक चुके थे, इसलिए परी अपने कमरे में रेस्ट करने चलेगी क्योंकि उसे सुबह यूनिवर्सिटी जाना था और अरसम ने सुबह ऑफिस जाना था, इसलिए दोनों अपने अपने कमरों में चले गए सोने के लिए। सलार इस वक्त आगा जान के कमरे में बैठा था। सलार के कहने पर आगा जान ने शहरियार साहब और हाशिम साहब को भी बुला लिया था। इस वक्त कमरे में सिर्फ 4 नफूस मौजूद थे। बोलो सलार बेटा, क्या बात करनी है? आगा जान ने प्यार से सलार को बोलने के लिए कहा। आगा जान, चाचू, अबू, मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। मैं बात को घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूँ। सब सलार की तरफ मतवज्जो थे। सलार ने एक गहरा सांस लिया और अपनी बात शुरू की। दरअसल मैं फजर से शादी करना चाहता हूँ। पता नहीं कब कैसे मेरे दिल में इसके लिए जज्बात पैदा हुए। मैं फजर से मोहब्बत करने लगा हूँ और मैं फजर को अपनी शरीकी हयात बनाना चाहता हूँ। तमाम नफूस साकत हुए सलार को सुन रहे थे। सलार ने अपनी बात मुकम्मल करके सबकी तरफ देखा। सब इसकी तरफ मतवज्जो थे। आगा जाने बेसाख्ता मुस्कुराए। सलार, हमें बहुत खुशी है तुमने अपने जज्बात का इजहार किया। मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं है और तुम हमारा अपना खून हो। फजर के मामले में हम तुमसे ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है फजर तुम्हारे साथ बेइंतहा खुश रहेगी। हाशिम साहब और शहरियार के साहब के चेहरों पर भी मुस्कुराहट थी, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इनको आगा जान के इस फैसले से कोई इतराज़ नहीं है। इसके बाद आगा जान ने ज़ैनब बेगम और रिमशा बेगम को भी बुला लिया। रिमशा बेगम तो फूले नहीं समा रही थी। इनकी बेटी हमेशा इनकी आंखों के सामने रहने वाली थी। ये सोच इनके लिए नहायती सुकूनदा थी और ज़ैनब बेगम को तो बहू के रूप में बेटी मिलने वाली थी। वो क्यों खुश ना होती। वो सब से बढ़कर फजर इनके बेटे की पसंद थी, तो इन्हें भी इस बात से कोई इतराज़ ना था। सबकी रजामंदी शामिल थी। उस रिश्ते में सलार बहुत खुश था, इसलिए
इसे इसकी मोहब्बत मिलने वाली थी। आगा जान ने रिमशा बेगम से कह दिया था कि फ़जर से एक दफ़ा पूछ लें कि फ़जर को इस रिश्ते से कोई इतराज़ तो नहीं। रिमशा बेगम फ़जर के कमरे में दाखिल हुई, वो कुरान की तिलावत कर रही थी। रिमशा बेगम ने इसे प्यार भरी नज़रों से देखा और इनकी बेटी बहुत सलीकामंद थी। बेशक वो जिस घर में भी जाती इस घर को जन्नत बना देती। फ़जर ने अपनी माँ को देखा तो कुरान को चूम कर इसकी जगह रखते और मुस्कुराती हुई अपनी माँ के पास आई। मामा, अगर कोई काम था तो मुझे बुला लेती हैं, आप ऊपर क्यों आई हैं? आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। फ़जर ने फ़िक्रमंदी से कहा। रिमशा बेगम को अपनी बेटी पर बहुत प्यार आया। मेरी बेटी मेरा इतना ख्याल रखती है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं अपनी बेटी के साथ कुछ वक़्त नहीं गुज़ार सकती? आज मैंने आपके साथ ढेर सारी बातें करनी हैं। उन्होंने फ़जर के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। वो फ़जर से नॉर्मल बातें कर रही थी। बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं ना। कल तुम छोटी सी हमारे घर में रहमत बनकर आई थी और आज तुम इतनी बड़ी हो गई कि पता भी ना चला। बेटियां चाहे कितनी भी अजीज़ हों, एक ना एक दिन इनको अपने बाप की दहलीज को छोड़कर शोहर के घर जाना होता है, फिर चाहे वह बादशाह की बेटी हो या फ़कीर की। ये तो दस्तूर दुनिया है। रिमशा बेगम बहुत प्यार से इसे समझा रही थी। फ़जर और रिमशा बेगम दोनों की आंखों में आंसू थे। बेटा, क्या आप चाहती हो कि आप सारी ज़िंदगी हमारे पास हमारी आंखों के सामने रहो? उन्होंने बहुत लाड से पूछा। फ़जर ने काफ़ी हैरान हुई माँ के सवाल पे हाँ मामा, आखिर कौन सी ऐसी बेटी है जो अपने माँ बाप से दूर रहना चाहती है? बेटा, आगा जान ने एक फ़ैसला लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। आगा जान चाहते हैं कि हम आपको सलार के नाम कर दें। सलार घर का लड़का है, देखा भला है, किसी चीज़ की कमी नहीं है और सबसे बड़ी बात, आप सारी ज़िंदगी इसी घर में रहोगी। वो बहुत ठहर ठहर के से समझा रही थी और फ़जर तो जैसे शौक में थी। क्या दिल की बातें ऐसे भी पूरी हो जाती हैं? वो खुश थी आगा जान के इस फैसले पर। बेटा, आपको इस रिश्ते से कोई इतराज़ तो नहीं है? उन्होंने फ़जर से दोबारा पूछा। नहीं मामा, जो आप लोगों का फ़ैसला है मुझे मंजूर है। बेशक आप लोगों ने मेरे लिए बेहतर सोचा होगा। वो मुस्कुराते हुए अपनी माँ के गले मिली। सब खुश थे। घर में फ़जर के इकरार पर अब किसी को कोई टेंशन ना थी। इनकी छोटी सी दुआ ने खैर कर दी थी। सब ने मिलकर हर घर में मिठाई बांटे जा रहे थे क्योंकि हवेली के पहले बेटे और छोटी बेटी की शादी थी। आज इसने यूनिवर्सिटी जाना था। वो जैसे ही तैयार होकर नीचे आई, इसको सादी की चहकती हुई आवाज़ आई, आइए भाभी जी बैठिए। सादी ने खुद उठकर इसके लिए कुर्सी खींची थी और सब के सामने ऐसे कहने पर फ़जर शर्मिंदा होकर रह गई थी। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। सादी के तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे जब से इससे फ़जर और सलार के रिश्ते के बारे में पता चला था और वो फ़जर को रोस्ट करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा था। फ़जर ब्लैक कलर की घेरेदार फ्रॉक में जो इसके टुकनों तक आता था वो पहने काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और सलार की तो नज़रें ही नहीं हट रही थी इसके चेहरे से और फ़जर बेचारी इसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी और सादी ने इनकी तस्वीर खींच रही थी चुपके से। अब वो इसके पिक्चर्स के ज़रिए इनको रोस्ट करने वाला था। फ़जर इस वक्त अपने कमरे के टेरेस पे खड़ी थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और फ़जर इस बारिश को देखती चाय की घूंट भर रही थी। सलार आस्ता आस्ता चलता इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। आप यहाँ? सलार को अपने साथ देखकर वो एकदम से डर गई थी। इसने जल्दी से अपने शानों पर दुपट्टा सेट किया। क्या कह रही थी? सलार ने इसके मासूम से चेहरे को देखकर पूछा। वो इस वक्त घर के सादा से कपड़ों में मलबूस थी और इस उलिये में भी वो इस पर बिजली गिरा रही थी। तभी वो यकटक इसे देखे जा रहा था। फ़जर भी इसे ही देख रही थी। जब से इनके रिश्ते की बात हुई थी फ़जर को वो अच्छा लगने लगा था। खूबसूरत लग रही हो। इसने आगे बढ़कर इसका नाजुक हाथ पकड़ा और इसे गजरा पहनाया और फिर दूसरे हाथ पर भी। सलार, ये इसने सलार की तरफ देखते हुए पूछा। कहते हैं जिनसे मोहब्बत की जाए जुनून की हद तक वो खुशकिस्मत होते हैं। फ़जर, तुम मेरा कल थी और मेरा आज भी हो और इस आज को हम दोनों ने मिलकर खूबसूरत बनाना है। तुम मेरी हो जाओ हमेशा के लिए। तुम मेरी हो जाओ हमेशा के लिए और मुझे अपना बना लो। क्या तुम इस हसीन सफ़र में मेरा साथ दोगे? सलार ने फ़जर के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए पूछा। फ़जर ने मुस्कुराते हुए अपना सर इसके कंधे पर टका दिया। ये भी इसके इज़हार का एक तरीका था। सलार दिल खोल कर मुस्कुरा दिया। इसको इसकी मोहब्बत मिल गई थी। वो बहुत ज़्यादा खुश था और फ़जर भी बहुत खुश थी। इसको अपना चाहने वाला हमसफ़र मिल रहा था। हाय, कोई मुझे दूसरी दोस्त ला कर दो, ये वाली मुझे टाइम नहीं दे रही। लगता है इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। फ़जर का फ़ोन कब से बजा जा रहा था। शायद फ़जर वॉशरूम में थी। सादी जो इसके कमरे के बाहर से गुजर रहा था इसके फ़ोन की आवाज़ सुनकर अंदर चला गया और फ़ोन स्क्रीन पर परी का नाम देखकर इसने झट से फ़ोन उठाया। आगे से परी की हाय हाय करती आवाज़ सुनाई दी और इसकी फरियाद सुनकर सादी के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई। हेलो, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सादी जिसकी आवाज़ में खो गया था इसके दोबारा पुकारने पर होश में आया। होश में इसकी आंखें शरारत से चमकने लगी। भारी आवाज़ में इसकी तारीफ़ की। कार्टून, ये तुम हो? परी तो पहले ही समझ गई थी कि यही नमूना है। फ़जर कहाँ है? परी ने
चिढ़ते हुए पूछा, मेरी पॉकेट में है, सादी ने मज़े लेते हुए कहा। फिर जब तक फजर बाहर नहीं निकली वो दोनों ऐसे ही लड़ते रहे। इनकी यूनिवर्सिटी को पूरे 2 महीने हो चुके थे। फजर सादी और परी की बहुत अच्छी दोस्त हो गई थी। कभी कभी लैला भी इनके साथ ही होती। अब तो फजर और परी का एक दूसरे के बगैर जीना भी मुहाल था। फजर के घर वालों को भी चहचाती हुई परी बहुत पसंद आई थी। परी अपने घर से ज़्यादा इनकी घर की रौनक बन गई थी। परी ने अरसम को भी अपने दोस्त के बारे में बताया था। परी अरसम से हर बात शेयर करती थी। दोनों को तो जैसे पतंगे लगे थे। जहां सलार के लिए ये दिन सदियों की तरह गुजर रहे थे, वहीं जैनब बेगम और रिमशा बेगम की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। तैयारी ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। दिन बच्चे ही नहीं थे। कल इनकी मंगनी थी। एक तरफ शहरियार साहब इस शादी से बेहद खुश थे। इनकी बेटी सारी ज़िंदगी इनकी आंखों के सामने रहने वाली है और सलार की काबिलियत तो वो अपनी आंखों से देख रहे थे। इन्हें सलार के मामले में किसी किस्म का कोई शक नहीं था। इस वक्त इनके घर रौनक लगी हुई थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हवेली की रौनकों ने मंगनी की इस रस्म को चार चांद लगा दिए थे। दूर पार के सभी रिश्तेदार हवेली पहुंच चुके थे। आज हवेली में एक बड़ी महफिल लगने वाली थी। परियाम अरसम से इजाज़त लेकर मंगनी से एक दिन पहले ही पहुंच गई थी। हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। ब्यूटिशियन पहुंच गई थी। फजर ने बॉटल ग्रीन कलर का घेरेदार फ्रॉक पहना था जो इसके टुकनों तक आ रहा था। ब्यूटिशियन ने हल्का हल्का सा मेकअप करके बालों को लूज कर्ल्स बनाए थे। फजर की हुस्न को चार चांद लग गए थे। आज तो इसे देखकर सलार बेहोश होने वाला था। इसके साथ ही परियाम ने भी ब्लैक सादा घेरे वाली फ्रॉक पहनी हुई थी जिससे इसके गोरे बाजू झलक रहे थे। हल्का हल्का मेकअप किए वो भी बला की हसीन लग रही थी। परियाम इसको लेकर नीचे आई और स्टेज पर सलार के साथ बैठा दिया। सलार साकर नजरों से इसे देख रहा था। वो इतनी हसीन लग रही थी। रिमशा बेगम ने बेसाख्ता इसकी नज़र उतारी। वो दोनों एक साथ बिल्कुल मुकम्मल लग रहे थे। सबने बारी बारी इन्हें प्यार किया। फिर जैनब बेगम ने दोनों को अंगूठियाँ पकड़ाई और दोनों ने बारी बारी एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाई। परियाम स्टेज से नीचे खड़े इन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। सादी आशा से चलता चलता इसके पास आई और इसने झुक कर इसके कान में सरगोशी की। दिस कुड बी अस, दिस कुड बी अस। परियाम एकदम से इसके करीब आने से डर गई थी। क्या मतलब? परियाम ने ना समझी से इसकी तरफ देखा। इधर आओ समझाता हूँ। सादी इसका हाथ पकड़कर इसे अपने रूम में ले गया। इसे कमरे के अंदर करके इसने डोर लॉक कर दिया। ये क्या कर रहे हो? परियाम को समझ नहीं आ रही थी वो क्या कर रहा है। बात करनी है, बैठो। सादी इसे बेड पर बैठाया, उसके सामने बैठ गया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सादी ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या बताना है, जल्दी करो। आई एम इन लव विद समवन। ओह वो, लेकिन ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। सादी का इसकी अकल पर मातम करने का दिल किया। वैसे कौन है वो? परी ने जांचती नज़रों से इसे देखा। द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, इसने देखते हुए पूछा। तुम हो तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सादी की आंखों में उम्मीद के दिए रोशन थे और परी शौक में थी। सादी से प्यार करता है। वो किसी लड़की को मुंह तक नहीं लगाता। यूनिवर्सिटी की कई लड़कियों से बात करने के लिए मरती थी और इससे प्यार करता था। सादी में कोई कमी नहीं थी। वो एक अच्छे घराने का लड़का था। परियाम इस वक्त खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत खुशनसीब लड़की समझ रही थी। मैंने अपना दिल तुम्हारे नाम कर दिया है परी, और प्लीज़ इसे मुझे वापस मत करना। तुम्हारे बगैर सार चौधरी अधूरा है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो बहुत उम्मीद से पूछ रहा था। परियाम हाँ कर देना चाहती थी, लेकिन फिर इसे शराब सूझी। शादी नहीं कर सकती तुमसे, परियाम ने आंखें घुमाते हुए कहा। क्यों? आखिर मुझे में क्या कमी है? क्यों कि तुम बहुत निकम्मे हो। सादी जो रोज़ इसे तंग करता था, आज वो पूरा हिसाब बेबा करने वाली थी। मुझसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैं शादी के बाद तुम पर ज़्यादा बोझ नहीं डालूंगा। तुम खाना बनाओगी तो मैं सलाद बनाऊंगा, तुम कपड़े धोगी तो मैं वॉशिंग मशीन ऑन कर दिया करूँगा। अगर किसी दिन तुम थक गई होगी तो तुम्हारा सर भी दबा दिया करूँगा। बताओ, तुम्हें अपनी लाइफ में सास चौधरी मंजूर है? सादी ने अपने हाथ आगे करते हुए पूछा। परियाम ने मुस्कुराते हुए इसका अपना हाथ रख दिया और सादी ने इसके इकरार पर दिल खोलकर मुस्कुराया था। मंगनी की रस्म खत्म हो चुकी थी। परी फजर को लेकर ऊपर इसके रूम में चली गई थी और परी ने फजर को अपनी और सादी के दरमियान हुई सारी बातें बताई थी। और फजर को कोई शौक नहीं लगा था क्योंकि सादी इसको पहले ही बता चुका था वो परी को पसंद करता है। वो इस बात से बेहद खुश थी। इसकी दोस्त हमेशा के लिए इसके साथ रहने वाली थी। वो इन दोनों के लिए दिल से खुश थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरसम इस वक्त अंगारों पर लूट रहा था। ये बात ही इसके लिए सुहान रूह थी कि इसकी ज़िंदगी किसी और के नाम हो रही थी। इसका बस नहीं चढ़ रहा था कि वो सलार को ही ख़त्म कर दे। इस दिन जब इसने फजर को सादी के साथ दूसरी बार देखा था तो उसको एहसास हो
गया था कि वो फजर से मोहब्बत करने लगा है। इसने फजर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी और इससे ये भी पता लग गया था कि फजर परियाम की दोस्त है और इसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। लेकिन आज इसकी मंगनी है, ये सुनकर ही अरसम की हालत ख़राब हो गई थी। वो कैसे किसी और की हो सकती है? फजर चौधरी पर सिर्फ अरसम खान का हक था। इसने सोच लिया था कि फजर को किसी हाल में सलार का नहीं होने देगा। सलार और फजर की मंगनी को 1 महीना हो चुका था और इस 1 महीने में सलार ने फजर को एक नए साथ से बावर करवाया था। फजर सलार से मोहब्बत करने लगी थी। सलार फजर की छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करता, रोज़ आते हुए इसके लिए गजरे लाता। फजर सलार की बहुत करीब हो गई थी। वो लोग एक साथ वक्त गुजारते, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। और दूसरी तरफ परियाम और सादी भी एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। इन लोगों को एक साथ अटैचमेंट देखकर आगा जान और बाकी सबका फैसला था कि जैसे जल्दी इनकी शादी कर दी जाए ताकि घर में रौनक लग जाए। वो बहुत जल्द अरसम से परियाम का रिश्ता मांगना चाहते थे। बेशक वो लोग मुकम्मल थे, इनकी ज़िंदगियाँ मुकम्मल थीं। आज इनकी यूनिवर्सिटी में फंक्शन था। वो तीनों आज शाम वहाँ जाने वाले थे। परियाम और फजर की ड्रेस सेम थी। परियाम फजर के घर आ गई थी। अभी थोड़ी देर तक उन्होंने यूनिवर्सिटी पहुँचना था। दोनों रेड कलर के सादा लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस थी। दोनों के लाइट से ज्वेलरी सेम थी और लाइट से मेकअप में दोनों क़यामत खेज लग रही थी। सादी ब्लैक कलर की कमीज शलवार में पहने, कंधों पर वाइट शाल लिए किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा था। आज परियाम की नज़र सादी से नहीं हट रही थी और वो लोग अभी यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। यूनिवर्सिटी के वसी अरीज़ एरिए को लाइटिंग और फूलों से सजाया गया था। यूनिवर्सिटी टोलियों में खड़े खुशगपियों में स्टूडेंट्स टोलियों में खड़े खुशगपी में मसरूफ़ थे। जब वो तीनों यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए, कुछ नज़रों में इश्तियाक था, तारीफ़ थी और कुछ में हसद और जलन। लैला भी दूर कोने में खड़ी साद और परियाम को शोलाबा निगाहों से देख रही थी। सादी आते ही अपनी दोस्तों के पास चला गया था। फजर और परियाम दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ गई। इतनी देर में लैला इनके पास आई। लैला फजर और परियाम दोनों को पसंद ना थी। वो इनके साथ ही बैठ गई। फिर वो तीनों बैठ कर बातें करने लगे। लैला थोड़ी देर तक सामने से आतिफ को आता देखकर इनसे एक्सक्यूज़ करके उठकर चली गई। ये चुड़ैल हमारी जान नहीं छोड़ती, परी ने मुंह बनाते हुए कहा। परी का बुरा सा मुंह देखकर फजर की हंसी छूट गई। लैला और आतिफ थोड़ी दूर खड़े इन दोनों की खुशगपियों को देख रहे थे। हाँ हाँ, बस थोड़ी देर और परियाम बीबी, फिर तुम्हारी ये हंसी मातम में बदल जाएगी। आतिफ और लैला ने शैतानी कहका लगाया। फजर और परी दोनों थोड़ा हटकर टेबल पर बैठी थी जहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, खामोश थी। लैला के पास इनके जूस लेकर आई और जूस पीने के बाद वो दोनों होश हवास से बेगाना हो गई। लैला ने जल्दी से आतिफ को इशारा किया। इसने बैक साइड से लेकर दोनों को गाड़ी में फेंका और इस गाड़ी में तकरीबन 10 लड़कियां थी। आतिफ इन लड़कियों को कोठे पर बेचने वाला था और लैला ने आतिफ का साथ सिर्फ इसलिए इस शर्त पर दिया था कि जब परियाम गायब हो जाएगी तो शादी लैला का हो जाएगा। और अब वो खुश थी कि शादी हमेशा हमेशा के लिए इसका हो जाएगा। शादी फजर और परियाम को बुलाने आया था क्योंकि अब इनको घर जाना था, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी छान लेने के बाद भी इसको फजर और परियाम कहीं नज़र ना आई। वो पागलों की तरह इनको ढूंढ रहा था। इतनी कोशिश के बाद भी इसको जब ना मिले तो उसने सलार को फ़ोन करके इसे सारी सूरत हाल बताई। और सलार को पता था आज मलिक वक़ार यूनिवर्सिटी से लड़कियाँ अगवा करने वाला है और वो लोग इसी वैन के पीछे थे। शायद परियाम और फजर भी इसी में थी। सलार ने शादी को लोकेशन बता दी थी। शादी भी अब अपनी गाड़ी लेकर वहीं के लिए निकला था। अभी वो गाड़ी रास्ते में ही थी कि सलार ने इस गाड़ी को ओवरटेक किया था। आतिफ ने एकदम से ब्रेक लगाई थी। सलार गाड़ी से बाहर आया था और आतिफ भी सलार इस वक्त गुस्से से आग बबूला हो रहा था। इसने फजर को छुआ था, ये बात इसके लिए मौत से कम ना थी और सलार ने आते ही इस पर लातों और घुस्सों की बरसात कर दी थी। सलार को लगा था कि आतिफ के पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन इतनी देर में आतिफ ने गन निकाली और सलार के सर में फायर किया। सलार इसी वक्त नीचे ढह गया। फिर इसने पे दर पे इसके सीने पर फायर किए। सलार के साथ सिर्फ जुनेद आया था। वो लड़कियां बाजियाब कराने के लिए मसरूफ़ था। इतनी देर में शादी भी वहां पहुंच गई और अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर शादी के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। आतिफ इन सबको भी छोड़कर भाग निकला था, लेकिन वो दरख्त के पीछे छुपे सारे मंजर को देखते एमके हाथ लग गया था और एमके के हाथों इसका बच पाना मुश्किल नहीं था, नामुमकिन था। फजर और परियाम का सर चकरा रहा था। जुनेद और शादी भागते हुए सलार के पास आए। आतिफ के एक गोली इसके दिमाग में जबकि 3 गोलियां इसके सीने में मारी थी। जुनेद ने पुलिस फोर्स को कॉल की थी। फजर ने जैसे ही सलार को खून में लथपथ देखा वो इधर ही बेहोश हो गई थी। पुलिस फोर्स पहुंच चुकी थी। उन्होंने जल्दी से सलार और फजर को हॉस्पिटल पहुंचाया था और बाकी लड़कियों को वो साथ ले गए थे। जुनेद, शादी और परियाम रात के पहर अस्पताल में मौजूद थे। शादी ने घर में फ़ोन करके सलार की हालत के बारे में सबको बता दिया था और इस वक्त सब अस्पताल में मौजूद थे। जैनब
बेगम की ममता तड़प उठी थी, किसी के पास हौसले के लिए दो लफ्ज़ भी नहीं थी। इनके हंसते-बसते घर को न जाने किसकी नज़र लग गई थी, जो इनकी खुशियों को खा गई थी। सादी का दिल खून के आंसू रो रहा था, वो किस तरह खुद पर जबर किए हुए था, ये इसी को पता था। परियाम ने अरसम को सारी सूरत-ए-हाल के बारे में बता दिया था और अरसम ने इसे वहीं रहने की हदायत दी थी। फजर को होश आ गया था, इसका छोटा-सा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था और सलार पिछले 4 घंटों से ऑपरेशन थिएटर में था। एकदम से ऑपरेशन की थिएटर की बत्ती बंद हुई, डॉक्टर बाहर आए, सबकी आंखों में उम्मीद थी। वो एक उम्मीद का चिराग लिए डॉक्टर को देख रहे थे। सबने सांस रोका हुआ था और जो डॉक्टर के अल्फाज थे, इनको लगा कि किसी ने पिघला हुआ शीशा इनके कानों में उड़ेल दिया हो। आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर, इतना कहकर डॉक्टर चला गया था। जैनब बेगम तड़प उठी थी। हाशिम साहब को का हाल भी इनसे अलग ना था और सादी को तो अपने कानों पर यकीन ना आया। आज इनका घर वीरान हो गया था। इनका बेटा, इनका जिगर का टुकड़ा मनो मिट्टी तले सो चुका था। सलार की मीयत को वो लोग घर ले आए थे। जवान औलाद की मौत ने जैनब बेगम और हाशिम साहब को तोड़कर रख दिया था। गालिब साहब से तो अपने बड़े पोते की जुदाई का दुख बर्दाश्त ना हो रहा था। सब रो रहे थे, मातम कर रहे थे। इनका हंसता बसता घर बिखर गया था। शायद अल्लाह अपने अजीज़ बंदों को ऐसे ही आजमाता है। और फजर की आंखों से आंसू सूख चुके थे। इनकी आंख से एक आंसू न गिरा था। वो पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। परियाम बहुत कोशिश कर रही थी वो रोए ताकि इसका दुख हल्का हो, लेकिन फजर ने ना रोने की कसम खा रखी थी। थोड़ी देर बाद सलार को दफना दिया गया था। सब खत्म हो गया था। फजर की खुशियाँ, इसके घर की रौनक, कुछ भी तो बाकी नहीं रहा था। सारे मेहमान चले गए थे। सब अपने अपने कमरों में बंद होकर रह गए थे। सलार की मौत को 1 हफ्ता गुजर चुका था। फजर इस वक्त अपने कमरे के टेरेस पर खड़ी थी, चांद को देख रही थी। परियाम घर पर नहीं गई थी, वो भी फजर के पास ही थी। वो चला गया परियाम, मैं इसको ना पा सकी। मेरी किस्मत मेरे साथ खेल खेल गई, मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। वो परी के सीने से लगी बिलक बिलक कर रो रही थी। जो आंसू इसके इस वक्त ना निकले थे वो अब तन्हाई में गिर रहे थे। परी का दिल कटा था। इसके आंसू देखकर इसने मेरी सांसों से जान छीन ली। वो कभी मेरा नहीं हो सकता जिसे मैंने इस 1 महीने में हर सांस के साथ पुराया। परी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आई थी। क्या मोहब्बत इतनी कठोर होती है? बस रग रग को जलाती है, बर्बाद करती है, मुकद्दर में स्याहियाँ भर देती है। अल्लाह ने मुझे से मेरी कुल कायनात छीन ली है। मैं कैसे रहूँगी इसके बगैर? वो इसके गले लगे तड़पते हुए कह रही थी। परियाम का दिल खून के आंसू रो रहा था अपनी बहन के जैसी दोस्त को तकलीफ में देख कर। फजर, अल्लाह बहुत बड़ी हिकमत वाला है। जब अल्लाह किसी आजमाइश में डालता है तो वो बंदे के सब्र के पैमाने देखता है। जितना गाढ़ा सब्र होता है इतना मीठा पाल देता है। ये रोग ज़िंदगी भर का है जिसमें हमारा साथी रब की तरफ से रब की तरफ से मिला सब्र ही होगा। सब्र का फल तो इनको मिलता है जो ज़िंदा होते हैं। फजर चौधरी तो इस दिन मर गई थी जिस दिन सलार चौधरी का जनाजा इस घर से उठा था। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रही, लेकिन मुझे हमेशा सलार से शिकवा रहेगा कि उसने सारी ज़िंदगी साथ निभाने के झूठे वादे किए। मुझसे इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चला गया। वो इसके इश्क में फ़ना हो रही थी, कतरा कतरा इश्क भी वो जो ला हासिल था। खुशियाँ रूठ गई थी इनकी ज़िंदगी से। परियाम भी अपने घर चली गई थी। अरसम ने भी सलार के जनाजे में शिरकत की थी और शादी का भरपूर साथ दिया था हर काम में। सलार की मौत को 2 महीने गुजर चुके थे। सब कुछ अपने मामूल पर चल रहा था। गालिब साहब हर वक्त अपने कमरे में होते। शहरियार साहब और हाशिम ऑफिस से वापस आते और अपने कमरों में चले जाते। जैनब बेगम के कमरे से बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। रिमशा बेगम भी खामोश होकर रह गई थी। फजर और सादी यूनिवर्सिटी जाते क्योंकि इनके इम्तहानात होने वाले थे। सब अपने मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कोई किसी से कोई बात ना करता। ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद लैला को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि लैला आतिफ के साथ शामिल थी और पुलिस आतिफ का सुराग ढूंढने में लगी हुई थी क्योंकि आतिफ इस वक्त भाग निकला था। आतिफ एमके के कब्जे में था और एमके जानता था कि आतिफ मलिक वकार का बेटा है और आतिफ किसी भी तरह बाप के खिलाफ मुंह नहीं खोल रहा था। फिर फिलहाल के लिए एमके ने आतिफ को ढीला छोड़ दिया था। सब इस वक्त आगा जहां के कमरे में मौजूद थे। बेशक सलार अब इस दुनिया में नहीं रहा। इनको इस बात का बहुत दुख था, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे बच्चों की खुशियों के लिए खुद को मजबूत कर लिया था। जैनब हाशिम सलार के जाने का जितना दुख तुम लोगों को है, इससे कहीं ज़्यादा मुझे है। बेशक वो हम सबका लाडला था। जवान औलाद को खो देने का दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक इंसान के जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती। वो अल्लाह की अमानत था। अल्लाह ने वापस ले लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। हमें अपने दूसरे बच्चों की खुशियों के लिए मजबूत बनना होगा। सादी और फजर, वो दोनों तो जैसे बुझ से गए। हमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। मैं चाहता हूँ हम कल सादी का रिश्ता लेकर असम के घर जाएँ। परियाम के आने
इससे हमारे घर में रौनक हो जाएगी, हम सब को अब इस फेज़ से निकलना होगा, हमें ये कबूल करना होगा कि असलार अब इस दुनिया में नहीं रहा। सबके लिए ये सब मुश्किल था, लेकिन आगा जान की बात सबको सही लगी। परियाम इस वक्त सोई हुई थी। इसे स्क्रीन पर सादी की कॉल जगमगाती हुई दिखाई दी। इसने झट से कॉल उठाई, मुबादा कहीं वो बंद ही ना हो जाए। सादी अब वो कुछ बेहतर हो गया था। इसने काफ़ी अच्छे से परियाम से बात की और इससे ये भी बताया कि कल वो लोग रिश्ते के लिए आ रहे हैं। परियाम खुश हुई थी, इससे इसकी मोहब्बत मिलने वाली थी और दुखी भी कि वो अपने भाई से दूर हो जाती, और इसने इन सब से दुआ की थी कि अल्लाह इन्हें सब्र दे। रिश्ता हो गया था। अगले दिन सब शादी का रिश्ता लेकर अरसम के पास गए थे। शादी देखा भला लड़का था। इसकी फैमिली भी, सबसे बड़ी बात, इसकी बहन शादी को पसंद करती थी, तो अरसम को इस रिश्ते से कोई इतराज़ ना था। वो अपनी बहन के लिए खुश था। इसने आगा जान से इस बारे में भी रिक्वेस्ट की थी कि वो फजर से शादी करना चाहता है, और इस बात का भी यकीन दिलाया था कि फजर को वो बहुत खुश रखेगा, और फजर को दोबारा हंसता बसता देखने के लिए इन सब को भी सही लगा कि फ़जर की शादी रस्म से कर दी जाए, क्योंकि अगर फ़जर को ऐसे ही इसके हाल पर छोड़ दिया तो वो ज़हनी मरीज़ बन जाएगी। सलार इसकी किस्मत में नहीं था, ये बात अब इसको कबूल कर लेनी थी। इसी हफ्ते के जुम्मे की सादगी से दोनों का निकाह था। फजर लॉन में बैठी आसमान को देख रही थी। सादी बीसी के पास आकर कुर्सी पर बैठ गया था। ऐसे क्या देख रही हो आसमान की तरफ? सादी ने तजस्सुस से पूछा। मुझे आसमान की तरफ देखकर बहुत अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जिसकी तरफ देख रही हूँ वो रब्बे करीम की ज़ात है, और वही मेरी हर तकलीफ़ और हर दर्द को दूर करने वाला है। फजर ने तलख मुस्कुराहट से कहा था। बेशक सादी ने लफ्ज़ी जवाब दिया। इसके पास और कुछ ना था कहने को। क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? सादी ने जांचती नज़रों से फजर से पूछा। क्या फ़र्क पड़ता है? इतना कहकर फजर खामोश होगी और उठकर अपने कमरे में चलेगी। ज़िंदगी अपने डगर पर चढ़ रही थी। सब बेहद खुश थे। आज इनका निकाह था। निकाह मस्जिद में था। सब इस वक्त तैयार होकर मस्जिद में मौजूद थे। परियाम खुश थी। आज इनकी मोहब्बत को मंजिल मिलने वाली थी। फजर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन इसका दिल वीरान था। इसने ये सब कुछ सिर्फ सलार के लिए सोचा था, लेकिन किस्मत से कहाँ लड़ा जा सकता है। फजर के चेहरे पर तलख मुस्कुराहट थी। परियाम खान वल्द दिलावर खान आपको साद चौधरी वल्द हाशिम चौधरी के साथ 10 लाख रुपए हक महर में ये निकाह कबूल है। परियाम और साद दोनों ने 3 बार इकरार किया। फजर चौधरी वल्द शहरियार चौधरी आपको अरसम मीर खान वल्द दिलावर खान के साथ 10 लाख में ये निकाह कबूल है। फजर और अरसम ने भी 3 बार इकरार किया। इसके बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ। सब एक दूसरे के गले मिले, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। इसके बाद फजर को कुरान के साय तले असम के साथ रुखसत कर दिया गया। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। परियाम को जैनब बेगम ने सादी के कमरे में छोड़ दिया था। सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए थे। सादी ने कमरे में दाखिल होते ही परी को सलाम किया। परी ने महज सर हिलाया। वो आराम से चलता इसके बराबर में बैठ कर रास्ता से इसका घूंघट उठाया। खूबसूरत लग रही हो, इसने परी के कान में के पास गंभीर सरगोशी की। आज वो तफसीर से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था। मेरी मुंह दिखाई? परियाम ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। मुंह दिखाई तो तब दूंगा जब तुम्हारा असली मुंह देखूंगा। तुमने तो अपना असली मुंह मेकअप के पीछे छुपा कर रखा हुआ है। सादी ने कहका लगाते हुए कहा। सादी के बच्चे? परियाम ने मुंह मसूड़ते हुए कहा। अभी नहीं हुए। सादी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। फिर इसने साइड ड्रॉर में से एक बॉक्स निकाला जिसमें बहुत खूबसूरत डायमंड रिंग थी। इसने नरमी से इसकी उंगली में पहनाई। इसकी परेशानी पर लब रखे खिड़की से झांकता चांद इनकी मोहब्बत देखकर शर्मा गया। आज एक और प्यार करने वालों का मिलन हुआ था। एक और मोहब्बत को मंजिल मिली थी। अरसम कार ड्राइव कर रहा था। फजर खामोशी से बैठी हुई थी। सारा रास्ता खामोशी से कटा। दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे से। अभी रात गए वो दोनों घर पहुंचे थे। फजर बहुत ज़्यादा थक गई थी। मुलाजिम भी अपने अपने काम ख़त्म करके जा चुके थे। अरसम ने फजर के चेहरे पर थकावट के आसार देखे। इसे रेस्ट करने का कहकर वो खुद अपने सीक्रेट रूम में आ गया। अपना सिगरेट लेकर अब वो सारी रात सिगरेट फूंकने वाला था। वो खुश था। इससे इसकी मोहब्बत मिल गई है। अल्लाह ने इसकी सुन ली थी। इसके सब्र का फल मिल गया था। आज इसकी मोहब्बत इसके निकाह में थी, इसकी महरम थी, लेकिन इससे फजर के चेहरे पर ऐसी कोई खुशी नज़र ना आई। इसलिए वो कुछ दिन इसे रिलैक्स रखना चाहता था ताकि वो एडजस्ट कर सके। फजर इसके कमरे में दाखिल हुई। इसका ये कमरा काफ़ी अजीब लगा क्योंकि बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन था खूबसूरत। फजर तरीके बिना ना रह सके किसी चेंज किया और सोने के लिए लेट गई क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। अरसम कमरे में ना आया था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी किस्मत ऐसे बाजी पलटेगी।
सलार की जगह अरसम इसका शौहर था। बेशक इसमें अरसम की कोई गलती ना थी, इसका पूरा हक था कि इसकी खुशियों पर फजर की सुबह 10 बजे आंख खुली, वो फ्रेश होकर नीचे आई। नसरीन खाला से इसे पता चला कि अरसम ऑफिस चला गया है और इसने इन्हें खास ताकीद की थी कि इसे नाश्ता करा दें। इसका नाश्ता का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन इसके इसरार पर इसने जहर मार 2 नवाले खा लिए थे। अब इसके बाद वो पूरा घर देख रही थी, क्योंकि इसने इसने यहीं रहना था। इसने नोटिस किया था कि हर घर एक बंदे के लिहाज से काफ़ी बड़ा था। वो ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा कमरे थे, बाहर लॉन भी काफ़ी बड़ा था और लॉन में 2 जर्मन शेफर्ड बंधे हुए थे। इनको कुत्तों से बहुत डर लगता था। वो जल्दी से अंदर भाग गई। अरसम भी ऑफिस से वापस आया था। नसरीन खाला ने इसे बताया कि फजर अपने कमरे में है और वो ऊपर कमरे में आ गया, लेकिन वो कमरे में कहीं ना थी। इसने टेरेस पर देखा तो वो खड़ी चांद को घूर रही थी। अरसम ने इसे तंग ना किया और फ्रेश होने चला गया। वो फ्रेश होकर बाहर निकला। वो अभी तक कमरे में ना आई थी। वो खुद टेरेस पर गया। वो अभी तक वैसे ही खड़ी थी। इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरसम ने इसे इसके पास जाते हुए कहा और वो अरसम की आवाज़ पर एकदम पीछे मुड़ी थी, लेकिन अरसम को शर्टलेस देखकर इसकी नज़र शर्म से झुक गई थी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, इतना कहकर वो अरसम के साइड से निकलकर कमरे में आ गई। अरसम भी इसके पीछे ही अंदर आया और जल्दी से शर्ट पहन ली। वो समझ गया था कि फजर अनकंफर्टेबल हो रही है। आपने खाना खाया? इसने इसके पास बैठते हुए पूछा। मुझे भूख नहीं है, एक लफ्ज़ी जवाब आया। नसरीन खाला ने बताया कि आपने दिन को भी नहीं खाया था, फिर कैसे भूख नहीं है? आए खाना खाते हैं। अरसम ने इसका हाथ पकड़ कर उठाया। वो इनकार करना चाहती थी, लेकिन अरसम की आंखों में कुछ तो ऐसा था कि वो इनकार ना कर पाई। इसके साथ चल दी। खाना खाने के बाद वो लोग ऊपर आए। फजर ने बिल्कुल थोड़ा सा खाया था और असम ने फजर को बेड पर बैठाया और ख़ुद अपने सीक्रेट रूम में चला गया। इसको कोई ऑफिस का काम करना था। फजर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। थोड़ी देर बाद अरसम रूम में एंटर हुआ और आकर बेड की दूसरी साइड पर लेट गया। फजर को तो अरसम के लेटने से जैसे करने लगा था। वो एकदम से बेड से उठकर सोफे पर जाने लगी। कहाँ जा रही हैं? अरसम ने हैरत से पूछा। वो मैं सोफ़े पर सोने जाती हूँ। इसकी बात सुनकर अरसम की आंखों में एकदम गुस्से की लहर दौड़ गई थी। क्या क्या इसको अरसम पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं था। वो उठकर फजर के पास और इसे बाजू से पकड़ा। इसकी आंखों में इश्तियाल देखकर फजर कांपने लगी। यूँ कामना बंद करो, मैं कोई गैर नहीं महरम हूँ, तुम्हारा लुटेरा नहीं, मुहाफिज़ हूँ मैं। तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। अब चुपचाप आकर सो जाओ और मुझे ये बात आइंदा ना समझानी पड़े। फजर चुपचाप आकर बेड पर लेट गई, क्योंकि अरसम इस वक्त गुस्से में था। साद और परियाम ने यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर दिया था। इनकी लाइफ स्कूल से चल रही थी। सब कुछ मामूल पर आ गया था। सादी और परी की नोक-झोंक को सब बहुत इंजॉय करते, पर परी दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी खुद को। जिससे शादी जैसा प्यार करने वाला हमसफ़र मिला था, वो खुदा का जितना शुक्र अदा करती कम था। लैला की बेल हो चुकी थी। इसको साद और परियाम की शादी का पता चल गया था। वो पागल हो चुकी थी, फिर इसको ये कबूल करना पड़ा। चाहे वो कुछ भी कर ले, किस्मत से नहीं लड़ा जा सकता। लैला ने खामोशी से अपना रास्ता अलग कर लिया था। शादी इसकी किस्मत में नहीं था। वो हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चली गई थी। मलिक वक़ार अपने बेटे की गुमशुदगी पर आग बबूला था। इसको सलार की मौत के बारे में पता चल गया था, जिससे वो बहुत खुश था। इसको लगा था कि इसका बेटा मंजर से गायब हुआ है, लेकिन इसने अभी तक बाप से कोई रब्ता नहीं किया था। अब इसको मसला काफ़ी बड़ा लग रहा था। इसने आतिफ के बारे में हर जगह से तहकीकात करवाई थी, लेकिन इसका कहीं नामो निशान नहीं था। इनकी शादी को काफ़ी दिन हो गए थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अरसम सुबह ऑफिस चला जाता, रात को लेट वापस आता। फजर सारा दिन घर में बोर होती रहती। इसने सोच लिया था कि वो अरसम से बात करेगी। वो दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती है। वो अभी उठी थी कि इसने पूरे घर में अरसम को ढूंढ लिया था। इसे अरसम कहीं नहीं मिला था। फिर वो ऊपर गई। वहाँ ग्लास वॉल का पूरा जिम रूम बना था और वो वहाँ वर्कआउट करने में मसरूफ़ था। फजर इसको बाहर से बागौर देख रही थी। नीली झील जैसी आंखें, काले सिल्की बाल जो इसके माथे पर बिखरे हुए थे, घनी मूछें, हल्की दाढ़ी। बेशक वो बेइंतहा हसीन था। अगर मुझे गौर से देख लिया हो तो ज़रा अंदर आ जाओ। वो बोलता कितना प्यारा था। फजर ने दिल में सोचा और वो अंदर आ गई। बैठो। अरसम ने इससे अपने सामने बैठने का इशारा किया। क्या बात है? वो मुझे आपसे कहना था, मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहती हूँ। दोबारा फजर उंगलियां मरोड़ते हुए कह रही थी कि कहीं वो इनकार ही ना कर दे। बुक्स मंगवा लो अपनी और जब ज्वाइन करना हो मुझे बता देना, मैं खुद तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करूँगा। फजर ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफाक किया था। वो खुश थी। इसे दोबारा यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त मिल गई थी। वो जाने वाली थी कि अरसम ने इसे आवाज़ दी और सुनो, परियाम की कॉल आई थी, आज हमारा डिनर इनकी तरफ है तो रेडी रहना। फजर के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आई थी। घर जाने का सोच कर ही वो खुश हो गई थी।
और इसको इतना खुश देखकर अरसम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। शाम का वक्त हो गया था, फजर रेडी हो रही थी। अरसम भी ऑफिस से वापस आ गया था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, इसकी नज़रें थम गई थी। जहाँ वो अप्सरा पूर हुस्न में डूबी, हथियारों से लेस झुमके पहने में मसरूफ़ थी। इसने पिंक कलर की हल्की सी काम वाली कमीज से शलवार पहनी हुई थी, सिल्वर कलर की झुमकी और साथ सिल्वर कलर की चूड़ियाँ, खुले बाल, हल्का हल्का मेकअप। आज वो इसकी जान लेने के दर पे थी। असम आस्ता सा चलता इसके पास आया, उसके कान में झुककर शेर कहा, मुझे भेजा गया था दुनिया देखने के लिए और मैं एक चेहरा देखता रह गया। इसने आगे बढ़कर नरमी से इसके गाल पर लब रखे। फजर इसकी जसारतों से कंफ्यूज हो रही थी। आप भी रेडी हो जाएं, लेट हो रहा है। फजर की झिझक असम को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इसने खुद पर कंट्रोल किया था क्योंकि वो फजर को कोई भी सख्त अल्फाज नहीं कहना चाहता था। असम तैयार होकर नीचे आया था, वाइट कलर की कमीज शलवार पहने, आस्तीनों को कोनियों तक फोल्ड किए। वो किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। बिखरे बालों में भी वो बला का हसीन लग रहा था। फजर की नज़रें इससे नहीं हट रही थी। फजर को वो अच्छा लगने लगा था। बेशक निकाह के 2 बॉल में बहुत ताकत होती है। वो लोग पहुंच चुके थे। परियाम ने खूब जोशो खरोश से इनका इस्तकबाल किया था। सब लोग खुश लग रहे थे। सब ने फजर को हमेशा खुश रहने की दुआ दी। सब ने मिलकर खाना खाया। आज हवेली में एक छोटी सी महफिल सजी थी। सब अंदर बैठे खुशगपी में मसरूफ थे। फजर बाहर लॉन में वॉक कर रही थी। इसने कहा था कि अंदर इसे घुटन हो रही। वो अकेली नंगे पांव ठंडी घास पर चढ़ रही थी। सादी भी इसके साथ चलने लग गया। फजर ने कोई तासुर ना दिया। सादी ने खुद ही इस बात का आगाज़ किया, खुश हो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। मेरा इस दिन भी यही जवाब था और आज भी। फजर ने तल्ख मुस्कुराहट से सादी की आंखों में देखते हुए कहा, आखिर क्या कमी है अरसम में? सादी ने इससे पूछा। अरसम में कोई कमी नहीं है, बस दिल सिर्फ सलार के लिए धड़कता था और अब तो इस दिल के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। देखो फजर, ये तुम्हारी अपनी लाइफ है, लेकिन भाई होने के नाते मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक इंसान के जाने से रुकती नहीं और भाई की मौत का हम सबको बहुत दुख है। बेशक पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। और भाई अब कभी वापस नहीं आ सकते, ये बात तुम्हें कबूल कर लेनी चाहिए। अरसम के निकाह में होते हुए अब अगर तुम सलार के बारे में सोचोगी तो तुम गुनाहगार हो। तुम इसकी इमानत में खयानत कर रही हो। एक शोहर के होते हुए गैर महरम को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। क्या बख्शे जाएंगे वो लोग जो शोहर के होते हुए गैर महरम के लिए दिल में मोहब्बत का जज्बा रखते हैं? मेरी बात को समझना ज़रूर। सादी इतना कहकर रुका नहीं था, चला गया था, लेकिन इसको सोचों के भंवर में डाल गया था। फजर पूरे रास्ते सादी की बातों को सोचती आई। सही तो कहा था, वो शोहर के होते हुए किसी गैर महरम को कैसे दिल में बसा सकती थी। वो इस वक्त लॉन में बैठी अरसम के बारे में ही सोच रही थी। इसके जहन में एक बार फिर इसकी उदास आंखें रोशन होने लगी और इसके बारे में क्यों सोचती थी वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन वो इसकी ज़िंदगी में इसके जहन पर सवार हो चुका था। वो इसकी ज़ात को सुलझाना चाहती थी। एक सोच हमेशा इसके सर पर सवार रहती थी कि इसकी उदासी से इसका क्या लेना देना। वो क्यों इसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। जब वो इसके जहन पर सवार होता, हर चीज़ इसके जहन से निकल जाती। इसे सिर्फ याद आता तो सिर्फ इसकी उदास आंखें। वो इसे उदास नहीं देखना चाहती थी। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे और एम के अपने बेडरूम में मौजूद था। इसके सामने 2 शख्सियत कुर्सी पर बंधी हुई थी। एक मलिक आतिफ और दूसरी शख्सियत मलिक वक़ार ज़मान थी। इतने अरसे का दर्द बर्दाश्त करने के बाद आतिफ अपने बाप के अड्डे के बारे में बता दिया था और अब वो दोनों एमके के कब्ज़े में थे। आज इसका बदला पूरा होने वाला था। इसकी 8 साल की मेहनत रंग लाने वाली थी। वो इन 8 सालों में जितना तड़पा था, आज इस सब का हिसाब होने वाला था। इस शख्स ने इस 8 साल पहले यतीम कर दिया था, इसके सर से माँ बाप का साया छीन लिया था और आज 8 साल बाद वो मलिक वक़ार से बदला लेने वाला था। एमके को ब्लेड उठाता देखकर दोनों बाप बेटे माफ़िया मांग रहे थे, दहाइयाँ दे रहे थे, लेकिन एमके की डिक्शनरी में माफ़ी का लफ्ज़ नहीं था। एमके को इनको 1 महीने से तड़पा तड़पा कर मारा था, रोज़ इन पर जुल्म करता और इनको कोई बचाने वाला ना था। आज इस बुराई को खात्मा करना चाहता था। एमके आस्ता सा इनके जिस्म पर ब्लेड फेर कर इनके जिस्म के हिस्से इनसे अलग कर रहा था। वो दोनों तकलीफ़ बर्दाश्त ना करते हुए बेहोश हो चुके थे। अब एमके इनके जिस्म को टुकड़ों में काट रहा था और काटने के बाद इसने वो टुकड़े बाहर बंधे हुए कुत्तों को डाल दिया और फजर जो अरसम को ढूंढते ढूंढते यहाँ आई थी, ये सारा मंजर देखकर बेहोश होने को थी। क्या अरसम मीर खान उर्फ एमके इतना जालिम था कि इसे किसी के दर्द बर्दाश्त नहीं होता था? किस तरह वो इंसानी जिस्म के टुकड़े करके कुत्तों को डाल रहा था। फजर बेहोश हो चुकी थी। असम अभी इनका सफाया करके बाहर आया था। फजर को बेहोश होता देखकर इसके उस्तान खता हुए थे। क्या फजर ने वो सब कुछ देख लिया था? ये सोच इसे मार रही थी। अब इसका रिएक्शन क्या होगा? इतनी मुश्किल से इसे इसकी मोहब्बत मिली थी, क्या वो इससे जुदा हो जाएगी? अभी इस वक्त तो कोई डॉक्टर नहीं आ सकता था। वो जल्दी से इसको बाहों में उठाकर कमरे में लाया। इसने फजर के चेहरे पर पानी की छींटे
छींटे मारे तो वो होश में आई थी। इसने हल्की-हल्की आँखें खोली और अरसम को अपने ऊपर झुका देखकर इसकी आँखों में खौफ के साए लहराए। इसने अरसम को एकदम से धिक्का दिया और बेड से उठ खड़ी हुई। आप कातिल हैं, आप कातिल हैं। फजर खौफ से इसे देख रही थी। इससे बोला तक नहीं जा रहा था। इसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि अरसम एक कातिल है और इतने दिन वो एक कातिल के साथ रह रही थी। फजर, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अरसम परेशानी से इसकी तरफ बढ़ा था। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं एक कातिल के साथ नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। तलाक का लफ्ज़ सुनकर इसे लगा जैसे किसी ने इसके जिस्म में रूह खींच ली हो। फजर दीवानावार चीख रही थी और अरसम इसको समझाने की कोशिश कर रहा था वो एक बार फिर इसकी बात सुन ले, वो इसके सारे शिकवे शिकायतें दूर कर देगा। पर फजर सुनने को तैयार ना थी। वो मुसलसल चीखे जा रही थी। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे तलाक दीजिए। वो दोबारा से फजर के मुंह से तलाक का नाम सुनकर अरसम की बस हुई थी और इसने एक ज़ोरदार थप्पड़ फजर के गाल पर मारा था। वो लहरा कर ज़मीन बोस हुई थी। इसकी उंगली के निशान फजर के चेहरे पर छप गए थे। असम को एकदम से इसकी गलती का एहसास हुआ था। फजर की आंखों में आंसू थे, दर्द थे, शिकवे थे, शिकायत थी कि क्या कुछ ना था इसकी आंखों में। इसने आराम से फजर को उठाकर बेड पर बिठाया। वह मुझसे कुछ ना बोली। आज मैं तुम्हें अपने बारे में सारी हकीकत बता दूंगा। इसके बाद जो तुम्हारा फ़ैसला हुआ वो मुझे मंज़ूर होगा। फिर अरसम ने फ़जर को सब कुछ बताया और अपने और परियाम के बारे में, किस तरह इस इंसान की वजह से वो यतीम हुए। इस शख्स ने इनके सर से माँ बाप का साया छीन लिया था। मलिक वक़ार दिलावर ख़ान का यूनिवर्सिटी फ़ेलो था। वो शुरू से ही गैर कानूनी कामों में मुलविस था और इसने दिलावर ख़ान को भी इसका साथ देने की पेशकश की। जब दिलावर ख़ान इसका साथ देने के लिए ना माने तो उन्होंने इसको पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। तो इससे ज़ालिम इंसान ने दिलावर ख़ान और उनकी शरीक हयात सादिया बेगम का इनकी छोटी सी बेटी के सामने कत्ल कर दिया। इसकी बहन ने इसे बताया था और इसकी माँ बाप का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके बाप का दोस्त मलिक वक़ार था। तब से ही MK वहशी हो गया था और आज 8 साल बाद वो मलिक वक़ार से बदला लिया था और अब जाकर इसकी तड़पती रूह को सुकून मिला था। इसकी आंखों में आंसू थे। ये सब सुनने के बाद फजर हिचकियों से रो रही थी। इसको समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। सलार इसको बिल्कुल ठीक लगा। असम इसको बिल्कुल ठीक लगा। बेशक इन लोगों का अंजाम इससे भी ज़्यादा बदतर होना चाहिए था। मेरी ज़िंदगी रुक गई थी। मेरी ज़िंदगी में परियाम के अलावा और कोई नहीं था। फिर एक दिन तो मुझे मिली रेस्टोरेंट में। मुझे एहसास हुआ मेरी भी कोई लाइफ है, मुझे भी जीने का हक़ है, मुझे भी प्यार चाहिए। मैं बहुत सख्त हूँ फजर, लेकिन मेरा दिल बच्चों की तरह प्यार मांगता है। मैं भी चाहता हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे, मेरे लिए जिए, मेरे भी कोई फैमिली हो। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी महरूमियों में गुजार दी है। मुझे अब सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए फजर। जब से तुम मिली हो ऐसा लगता है नई ज़िंदगी मिल गई है। अब अगर तुम दूर हुई तो शायद अरसम मीर खान ज़िंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैंने खुदा से आज तक कुछ नहीं मांगा। मेरे सब्र का फल लो। फजर गौर से अरसम को सुन रही थी। तुम मेरी अंधेरी रात में चमकता हुआ सितारा हो। तुम्हारे बगैर अरसम खान अधूरा है और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में परोख कर खुद को तुमसे इश्क के ताबा कर चुका हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था रेस्टोरेंट में, जब मैंने तुम्हें दूसरी बार शादी के साथ गाड़ी में देखा था और तीसरी बार मैंने तुम्हें अपने निकाह में देखा था और मैंने तुमसे इश्क का निकाह किया है, जिसमें जुदाई नहीं होती, जिसमें राय फरार नहीं होती, जिसमें सलब कर लिए जाते हैं जुदाई के तमाम हकूक़ और जिसमें तलाक सिर्फ सांसों के टूटने पर दी जाती है। जब मलकुल मौत सांस खींच ले तो इश्क अमर हो जाए, ऐसा खालिस सोने जैसा इश्क है मुझे फजर। अरसम ने फजर की आंखों में देखते हुए कहा और फजर की आंखों से बेतहाशा आंसू टूट कर गिर रहे थे। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आ जाएगा जो इसकी जान से बढ़कर चाहेगा, इसको जान से बढ़कर चाहेगा और वो खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रही थी। इसे परियाम से कहे अल्फाज याद आए थे कि इंसान का जितना गाढ़ा सब्र होता है इससे इतना ही मीठा फल मिलता है। वो अरसम के गले लगे तड़प तड़प कर रो रही थी। मुझे माफ़ कर दें अरसम, मैंने आपको इतना गलत समझा। वो रो रही थी। इसे अपनी गलती का एहसास था। इसके दरमियान से सारी गलतफहमियाँ ख़त्म हो गई थी। सब कुछ ठीक हो गया था। खुदा ने मौज़ा किया था। अरसम ने फजर को खुद से अलग किया और इसके गाल पर जो इसकी उंगलियों के निशान थे इन पर अपने लब रखे थे। शायद इसका दर्द कम करने की कोशिश की थी। फजर के लब मुस्कुराए थे और इसकी इस अनायत पर और इसने धीरे से अपना सर इसके सीने पर रख दिया था। खिड़की से झांकता हुआ चाँद शर्माकर बादलों में छुप गया था। 5 साल बाद। जाइम दाइम बेटा तंग नहीं करो, हम लेट हो रहे हैं। फजर अपने 2 जुड़वा बेटों को डांट रही थी और वो 4 साल के थे। आज मिरहा की सालगिरह थी। वो दोनों लेट हो रहे थे और इनके बेटों ने आफत मचाई हुई थी, जो ना खुद तैयार हो रहे थे और ना फजर को होने दे रहे थे। फिर पूरा घंटा लगाकर फजर ने इन शैतानों को तैयार किया और ख़ुद तैयार होकर नीचे आई, क्योंकि अरसम इनका इंतज़ार कर रहा था। इन दोनों में अरसम और फजर की जान थी। वो दोनों ही इनकी दुनिया थे। अरसम अपने शहजादों को देखकर गहरा मुस्कुराया था। वो लोग पहुँच चुके थे। घर
सालगिरह का सेटअप लॉन में किया गया था, हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। भाई मिरहा साद चौधरी की सालगिरह थी, मिरहा 3 साल की हो गई थी। मिरहा दाइम और ज़ाइम ने उधम मचाया हुआ था, लेकिन ये तीनों ही इस घर की रौनक थे। थोड़ी देर बाद मिरहा ने केक थोड़ी देर बाद मिरहा ने केक काटा गया, सब लोग खुश थे, वो लोग मुकम्मल हो गए थे। अब इनकी ज़िंदगी में कोई गम बाकी ना रहा था, अंधेरे बादल छट गए थे, अब इनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ रक्स कर रही थीं। तो कैसा लगा आपको ये नावल? एक छोटा शॉर्ट नावल था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो शॉर्ट नावल होते हैं वो भी कंप्लीट होते हैं, उनमें भी एक कंप्लीट स्टोरी होती है, उनको भी पढ़ा करें, सुना करें और पसंद किया करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ, लेकिन इस नावल का कमेंट में लाज़िम बताइएगा कि आपको लगा कि सलार को मरना चाहिए था कि नहीं मरना चाहिए था। वैसे मुझे लगा कि सलार को नहीं मरना चाहिए था। आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में लाज़िमी बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।